$2121 का नाम। ड्रैगन आर्ट ने खुद को उठने के लिए मजबूर करने की कोशिश की, लेकिन सिक्के पर बनी आकृति में एक विशाल अंकार दिखाई दे रहा था। उठने की कोशिश करते हुए उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। वह उठ नहीं सका। ड्रैगन आर्ट की ड्रैगन अग्नि अलाव की तरह जल रही थी, लेकिन वह उठने की कितनी भी कोशिश कर ले, वह अपने पैरों पर वापस नहीं आ सका। डिंग, सिक्के पर अब अंक 9 था। ड्रैगन आर्ट अब उस बल को रोक नहीं सका। उसके हाथ पत्थरों में दब गए जो भार से मुड़ गए और टूटकर बिखर गए, जिससे वह धीरे धीरे धरती में धंस गया। ड्रैगन आर्ट ने दहाड़कर फिर से अपना आधा सिर काट लिया। कुछ क्षणों के लिए उसका शरीर मुक्त हो गया, लेकिन 1 सेकंड से भी कम समय में सिक्का उसके माथे पर ठीक उसी स्थान पर वापस आ गया। वेदना, एक जोरदार आवाज हुई और ड्रैगन आर्ट का शरीर वापस जमीन पर गिर गया। इस भयावह तमाशे को देख रहे सभी लोग और जीव जंतु स्तब्ध रह गए। ड्रैगन के कुलीन वर्ग डॉलर के खौफनाक प्रदर्शन से स्तब्ध थे। जब सिक्के का अंक 10 के पार पहुंचा, तो ड्रैगन आर्ट अब और विरोध नहीं कर सका। वह गिर पड़ा और बिना किसी रोक टोक के अपने शरीर को जमीन में धंसने दिया। दांत पीसते हुए ड्रैगन आर्ट ने कागज की शीट फाड़ दी। भारी दबाव से विकृत शरीर के साथ वह हारकर जेनो बीन स्क्रॉल से बाहर निकल गया। लड़ाई समाप्त हो गई, लेकिन जब सब कुछ समाप्त हो गया तो कोई भी यह नहीं बता पा रहा था कि उन्होंने जो कुछ देखा था उसका वर्णन कैसे करें। किसी ने कभी इंसान के बारे में सुना ही नहीं था, और वो जीनो आर्ट क्या था। एक अनजान नाम अचानक प्रकाश की गति से भी तेज गति से स्टारडम की ओर बढ़ गया था। हालांकि हान सेन ने किसी को भी जीनो कला का नाम नहीं बताया, लेकिन इसे आमतौर पर कॉइन के नाम से जाना जाता था। सिक्का कमाल का है, ये ड्रैगन आर्ट को भी पकड़ सकता है। डॉलर लाजवाब है, उसका शरीर ड्रैगन जितना मजबूत है। ऊंची नस्लों में भी ऐसा प्रदर्शन कम ही देखने को मिलता है। मानव, ये कौन सी जाति है? मैंने कुछ शोध करने की कोशिश की है, लेकिन मुझे इनकी उत्पत्ति के बारे में कुछ नहीं मिला। मुझे भी उनके बारे में कुछ नहीं मिला। क्या उसने उन्हें गढ़ा था? हो सकता है कि उन्होंने ऐसा किया हो, लेकिन इससे यह बात खारिज नहीं होती कि डॉलर स्वयं कितने मजबूत हैं। अगर वह इसी तरह जीतता रहा तो उसका मुकाबला स्काई के लोन बैम्बू से जरूर होगा। अब ये देखने लायक मुकाबला होगा। ब्रह्मांड में हर कोई इंसानी डॉलर और उसके सिक्के की तारीफ कर रहा था, लेकिन खास तौर पर 2 औरतें दांत पीस रही थीं। डॉलर, तुम आखिरकार आ ही गए। येशा का चेहरा काला पड़ गया। वह बहुत देर से डॉलर को ढूंढ रही थी, लेकिन पिछली मुलाकात के बाद से उसे उसका कोई सुराग नहीं मिला था। डॉलर अब जेनो बीइंग स्क्रॉल में हिस्सा ले रहा था, लेकिन वह कहाँ से जुड़ रहा था उसे कुछ पता नहीं था। उस ब्रह्मांड में जेनो बीइंग स्क्रॉल में कहीं से भी प्रवेश किया जा सकता था। डॉलर से नफरत करने वाले दूसरे व्यक्ति का नाम हाया था। वह उससे बदला लेना चाहती थी। उसने उसके ठिकाने का पता लगाने के लिए समुद्री डाकुओं के संसाधनों का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली थी। दोनों औरतें दांत पीस रही थीं। जेनो बीइंग स्क्रॉल में डॉलर को हर प्रतिद्वंद्वी के सामने खुशी खुशी वाल्स करते देखना यातना जैसा था, और ऊपर से वे कुछ भी नहीं कर सकती थीं। येशा की अगली प्रतिद्वंदी का दुर्भाग्य निश्चित था। वह किंग श्रेणी के युद्ध क्षेत्र में थी, जबकि डॉलर मार्क्विस श्रेणी के युद्ध क्षेत्र में। वह चाहे जितना भी चाहे वे लड़ नहीं सकते थे, लेकिन उस दबे हुए गुस्से को कहीं तो जाना ही था, और इसका मतलब था कि उसका अगला प्रतिद्वंद्वी दुर्भाग्यशाली होगा। बेचारा राजा, जो येशा के खिलाफ गया था, जल्दी ही धराशायी हो गया। वह जरा भी जवाब नहीं दे सका। अगर उसने जल्दी से कागज नहीं फाड़ा होता तो यह एक बहुत ही क्रूर हत्या होती। भाड़ में जाओ, ये तो बस एक रैंकिंग मैच है। तुम्हें इतनी जोर से मारने की जरूरत नहीं है। राजा ने अपने जर्जर शरीर को सहलाया और खुद बदला लेने की सोची। डॉलर अविश्वसनीय रूप से प्रसिद्ध हो गया। मानव डॉलर की उपाधि अब बहुत प्रसिद्ध हो गई थी, और सिर्फ मार्क्विस ही उसमें रुचि नहीं रखते थे। डॉलर के रहस्यमय होने के कारण लोग उसकी जीनो कला के प्रति और भी अधिक आकर्षित हो गए। जिन प्रतियोगियों को पता था कि उन्हें डॉलर का सामना करना पड़ेगा, उन्होंने बाकी प्रतियोगियों की तुलना में उसकी जीनो कला पर और भी अधिक शोध किया। यदि वे कॉइन का मुकाबला करने का कोई रास्ता नहीं खोज पाए, तो उन्हें पता था कि वे बहुत ही भयानक तरीके से हार जाएंगे। हर जाति डॉलर की लड़ाइयों को देखने के लिए एक शोधकर्ता भेजती थी। वे किसी ऐसे तरीके की खोज में लगे रहते थे जिससे वे शत्रुतापूर्ण डॉलर से निपट सकें। हर बार जब कोई नई जीनो कला खोजी जाती तो ऐसी घटनाएं घटित होतीं। ज्ञान की खोज हमेशा जारी रहती थी, लेकिन जिन जीनो कलाओं पर आमतौर पर शोध किया जाता था वे राजा वर्ग या देवताकृत जीनो कलाएं थीं। निम्न श्रेणी की जीनो कलाओं ने शायद ही कभी ज्यादा ध्यान आकर्षित किया हो। सिक्का एक मार्क्विस द्वारा ढाला जाता था, इसलिए इतने सारे लोगों का उस पर शोध करने में समय लगाना अजीब था। हर जाति का ध्यान कॉइन पर इसलिए था क्योंकि कॉइन ड्रैगन की दुष्टता भंजक शक्तियों को भी दबाने में सक्षम था। ऐसा भी लग रहा था कि उसकी ताकत बढ़ती ही जा रही है। ये 2 बातें हर जाति का ध्यान खींचने के लिए काफ़ी थीं, और ये तो बस एक मार्क्विस का इस्तेमाल था।
उन्हें चिंता थी कि अगर कोई राजा या देवता जैसा व्यक्ति इसका इस्तेमाल करे तो क्या हासिल होगा। बस यही सोचकर ऐसे सपने देखने वालों को सिहरन हो जाती थी। यदि वे कॉइन पर विजय पाने का कोई रास्ता नहीं खोज पाते तो किंग्स कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते। लेकिन ड्रैगन आर्ट के साथ लड़ाई के बाद कोई भी अन्य प्रतिद्वंद्वी हान सेन को सिक्का डालने के लिए मजबूर नहीं कर पाया था। हान सेन ने उन सबको सिर्फ अपनी ताकत से हरा दिया। यह उन लोगों के लिए एक बड़ी निराशा थी जो कॉइन पर बारीकी से शोध करना चाहते थे। लिटिल फ्लावर अपने अगले प्रतिद्वंदी के सामने आया और वह एक सफ़ेद बाघ था। लिटिल फ्लावर ने अपनी मुट्ठी घुमाई और जब उसकी छोटी मुट्ठी सफ़ेद बाघ के चेहरे से टकराने ही वाली थी तो वह गायब हो गया और बाघ के पीछे प्रकट हो गया। मुट्ठी बाघ के नितंबों की ओर मुड़ी हुई थी। अपनी पीठ पर मुक्का मारने के लिए आते हुए बाघ को देखकर उसका शरीर धुंधला हो गया। लिटिल फ्लावर ने बाघ पर मुक्का मारा जिससे पता चला कि वह एक परछाई से ज्यादा कुछ नहीं था। लिटिल फ्लावर के पीछे बाघ ने एक क्रूर मुस्कान के साथ अपने दांत दिखाए। उसके पंजे बिजली की तरह थे, लिटिल फ्लावर की त्वचा पर वार करने के लिए तेजी से बढ़ रहे थे। लेकिन अगले ही पल सफ़ेद बाघ की मुस्कान गायब हो गई। जब उसने लिटिल फ्लावर को छुआ तो लड़के का शरीर भी एक परछाई बन गया। बाघ के बाईं ओर एक और लिटिल फ्लावर प्रकट हुआ। उसने उस जीव के पेट में लात मारी। लिटिल फ्लावर का पैर उसके पेट से छूते ही सफ़ेद बाघ गायब हो गया। फिर वे दोनों पहाड़ के चारों ओर एक दूसरे के बीच चमकते रहे। वे लगातार गायब होते और फिर प्रकट होते रहे जिससे देखने वालों को चक्कर आ रहा था। वह सचमुच पवित्र स्थान से है। वह सफ़ेद बाघ के टेलीपोर्टेशन से लड़ सकता है। रेगिस्तान में खड़े कुत्ते जैसे चेहरे वाले बुजुर्ग ने भौहें चढ़ाईं। हान लिटिल फ्लावर और सफ़ेद बाघ के बीच लंबी लड़ाई चल रही थी और यह तय करना बेहद मुश्किल था कि विजेता कौन होगा। लेकिन थोड़ी देर बाद हान लिटिल फ्लावर ने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसके पैर एकदम स्थिर हो गए और उसने अपने हाथ एक दूसरे पर रख लिए। एक शानदार मौका खुल गया है, सफ़ेद बाघ चिल्लाया जैसे ही वह हान लिटिल फ्लावर की पीठ के पीछे से गुजरा। उसके पंजे उठे हुए थे और लड़के के सिर पर गिरने को तैयार थे। तीखे सफ़ेद पंजों जैसे लग रहे थे। वे किसी भी हथियार की तरह डरावने थे। हान लिटिल फ्लावर ने अपनी बाहें क्रॉस करके रखने के अलावा कोई हरकत नहीं की। लेकिन जैसे ही उसने ऐसा किया उनके आसपास का माहौल विकृत और विकृत होने लगा। सफ़ेद बाघ का हमला लगभग लिटिल फ्लावर तक पहुंच ही गया था, लेकिन जैसे जैसे वह पास आता गया उसकी गति अचानक धीमी हो गई। अब दृश्य में सब कुछ धीमी गति में घटित हो रहा था। हालांकि जब हान लिटिल फ्लावर पलटा तो उसे धीमेपन का कोई असर नहीं दिखा। उसने बिजली की गति से सफ़ेद बाघ के पेट में एक घूंसा मारा। धीमा हुआ सफ़ेद बाघ कोई प्रतिक्रिया नहीं दे पाया और वह निश्चित रूप से समय रहते टेलीपोर्ट भी नहीं कर पाया। वह बस अपने प्रतिद्वंद्वी की मुक्का उसके पेट में लगते हुए देख सकता था। वेदना। सफ़ेद बाघ का चेहरा बुरी तरह विकृत हो गया क्योंकि बल के कारण उसकी आंखें फूट गईं। उसने तुरंत खून की एक बाल्टी उगल दी और उसका पूरा शरीर पीछे की ओर उड़ने लगा। बेशक ये सब धीमी गति में हुआ। हर दर्शक बाघ की हर बेचैन भावना को बारीकी से देख पा रहा था। यह अजीब और लगभग डरावना था। लिटिल फ्लावर अभी भी धीमे चल रहे सफ़ेद बाघ को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के और मुंह के मारे। वे तेज और घने थे जिससे सफ़ेद बाघ का चेहरा दयनीय रूप से गूदेदार हो गया। हालांकि ये बदलाव अभी भी धीमी गति में हो रहे थे और हालांकि यह डरावना था लेकिन देखने में थोड़ा मज़ेदार भी था। पवित्र शक्ति। वह उसका पवित्र शरीर है। कैसे? पवित्र का असली उत्तराधिकारी है। कुत्ते के सिर वाला बूढ़ा आदमी अविश्वास से देखता रहा। उसका सदमा इतना गहरा था कि उसकी लाठी लगभग गिर ही गई। पूरे ब्रह्मांड के शक्तिशाली अभिजात वर्ग के लोग कांप उठे। जो कुछ उन्होंने अभी अभी देखा था उससे वे भय से कांप उठे। पवित्र, सचमुच पवित्र। कैसे? एक पवित्र शरीर को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। क्यों? एक खास तौर पर डरा हुआ अभिजात वर्ग जोर जोर से चीख रहा था। हालांकि लिटिल फ्लावर की शक्ति अभी उनके लिए कुछ भी नहीं थी, लेकिन असल बात उन शक्तियों के दीर्घकालिक विकास की थी। भविष्य की संभावना ही थी जिसने उन्हें डर से कांपने पर मजबूर कर दिया था। सेक्रेड का वारिस हो गया। कोई सच में सेक्रेड की शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। उन बुजुर्गों को अपने डायपर पहन लेने चाहिए क्योंकि उन्हें अभी पेशाब लग रहा होगा। सेक्रेड यहाँ है तो क्या इसका मतलब है कि वे आखिरकार अपना कर्ज चुका पाएंगे? दुनिया के अंत में एक आदमी लिटिल फ्लावर को लड़ते हुए देखकर हंसा। वह इतना हंसा कि लगभग रो पड़ा। वेदना। सफ़ेद बाघ अब जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि उसे पहचाना नहीं जा सकता था। रुको, मैं मानता हूँ, सफ़ेद बाघ चिल्लाया। वह अपने रजिस्ट्रेशन का कागज़ फाड़ना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से वह समय पर ऐसा करने में बहुत धीमा था। संभावना थी कि उसे फाड़ने का मौका मिलने से पहले ही उसकी मौत हो जाएगी। सफ़ेद बाघ की गुहार सुनकर हान लिटिल फ्लावर ने अपनी मुट्ठी हवा में ही रोक ली।
वह नर्म पड़ गया और बस सफ़ेद बाघ को देखता रहा। सफ़ेद बाघ के आसपास का आयाम खुल गया। सफ़ेद बाघ के लिए समय का प्रवाह सामान्य हो गया और लिटिल फ्लावर के आखिरी प्रहार की भौतिकी ने अपना प्रभाव जमा लिया और बाघ को तीर की गति से पीछे धकेल दिया। धमाका! बाघ के शरीर ने पीछे एक बड़े पहाड़ में छेद कर दिया। सफ़ेद बाघ गड्ढे से रेंगता हुआ बाहर आया। उसने लिटिल फ्लावर को देखकर उस पर गुर्राने की हिम्मत की। इतना घमंडी होने की सोच भी मत। मैं सिर्फ 10 साल का हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तुम्हारी माँ को इतनी जोर से चोदूंगा कि वह तुम्हें पहचान भी नहीं पाएगी। 10! वाह, तुम मुझसे कितने बड़े हो। क्या तुम्हें पता है कि मैं सिर्फ 6 साल का हूँ। हान लिटिल फ्लावर ने उस जीव को देखकर पलकें झपकाईं। पटोंग! ये सुनकर सफ़ेद बाघ लगभग जमीन पर गिर पड़ा। बाकी सबने भी यह सुना और ब्रह्मांड भर के दर्शक मुंह खोले खड़े रह गए। अगर उसने जो कुछ कहा था वह सच था तो यह भयानक था। ये तो अजीब बात थी कि वह 6 साल की उम्र में विस्काउंट बन गया था, लेकिन फिर आगे बढ़कर अपने ही स्तर के सभी शक्तिशाली और प्रसिद्ध विस्काउंटों को हराना बेहद गंभीर बात थी। पुराने अभिजात वर्ग के लोग जब उनकी बातें सुनकर लगभग गीले हो गए। समुद्री डाकुओं के देश में हाया एक अजीबोगरीब महल में पहुंची। उसने उसके पत्थर के दरवाजे पर दस्तक दी और पूछा, बहन कुन, क्या आप यहाँ हैं? मिस हाया, आप यहाँ क्यों आई हैं? मुझे लगा था कि आपको इस जगह से नफरत है और आपने शिकायत की थी कि यह आपकी पसंद के हिसाब से बहुत गंदी और बदसूरत है। पत्थर का दरवाज़ा खुला और जब दरवाज़ा खुला तो एक औरत बाहर निकली। वह औरत काफ़ी अजीब लग रही थी। पहली नज़र में तो वह कवच पहने किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वह पोशाक असल में कोई कपड़ा नहीं थी। वह उसका एक अंग था। उसके चेहरे में से सिर्फ उसका जबड़ा और मुंह ही इंसानों जैसा था। उसका बाकी चेहरा और शरीर कवच की तरह था और बिल्कुल कीड़ों जैसी। उसकी आंखें भी कीड़ों जैसी थीं। उसके पीछे कीड़े के पंख फैल गए और अजीब तरह से कंपन करने लगे। हाया ने अपने होंठ उठाए और कहा, ज़रूर, मेरी एक समस्या है, वरना मैं इस कूड़ेदान में क्यों जाना चाहूंगी। ठीक है, तो आपको मेरी क्या ज़रूरत है, मिस? सिस्टर कुन ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए पूछा। आपका अगला प्रतिद्वंद्वी डॉलर है ना? हैया ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। हाँ, ये सही है। सिस्टर कुन ने भी पुष्टि में सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हें उसे हराना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। क्या तुम्हें लगता है कि तुम उसे मार पाओगे? र ने रूखेपन से पूछा। सिस्टर कुन मुस्कुराईं। वह डॉलर ताकतवर है, सिक्का ताकतवर है, ड्रैगन आर्ट भी उससे हार गया। तुम्हें पता है ना? लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि उसकी ताकत मेरे सामने कुछ भी नहीं है। मेरी ताकत उसे आसानी से हरा देगी। सिस्टर कुन ने फिर अपनी आवाज़ बदली और पूछा, लेकिन आप क्यों चाहते हैं कि मैं उसे इतनी बुरी तरह मार डालूं? ये तुम्हारा काम नहीं है। बस ये काम पूरा कर दो और मैं देखूंगा कि तुम्हें अच्छा इनाम मिले, हाया ने कहा। जैसी आपकी आज्ञा, मेरी मालकिन। ये तथाकथित डॉलर मर चुका है। सिस्टर कुन आत्मविश्वास से भरी दिखीं। अच्छा, हाया ने सिर हिलाया। डॉलर ने उसके साथ जो किया था उसे याद करके उसके दांत खुजलाने लगे। जब हान सेन ने अपने अगले प्रतिद्वंदी को देखा तो उसे अजीब लगा। उसकी प्रतिद्वंदी का नाम बस कुन लिखा था। सूची में यह भी लिखा था कि वह समुद्री डाकू की सदस्य है और यह एक ऐसी बात थी जिससे हान सेन वाकिफ था। बहुत से समुद्री डाकू जीनो रैंक वाली लड़ाइयों में शामिल नहीं हुए। हालांकि मुझे आश्चर्य है कि कुन की शक्ति कैसी होगी। हान सेन ने उसके बारे में और जानने के लिए इंटरनेट पर खोज की, लेकिन उसे कुछ खास मददगार नहीं मिला। कुछ प्रसिद्ध समुद्री डाकुओं के अलावा उनके ज़्यादातर सदस्यों के बारे में बहुत कम जानकारी थी, और यह कम प्रसिद्धि कुन पर भी लागू होती थी। यह अफसोस की बात है कि हाय ने इसमें शामिल होने के बारे में नहीं सोचा। अगर वह शामिल होती तो मुझे उसके शामिल होने से ज़रूर फ़ायदा होता। उसे खजाने बांटना बहुत पसंद है। पायरेट नाम देखकर हान सेन को हाय और उसके पास अक्सर मौजूद खजानों की याद आ गई। हाचू, हाय घर जा रही थी, लेकिन अचानक उसे छींक आ गई। उफ, मैं बीमार क्यों हो रही हूँ? क्या मैं आजकल बहुत देर तक जाग रही हूँ? हाय ने अपनी नाक रगड़ते हुए कहा। जेनो बीम स्क्रॉल में मुकाबलों का अगला दौर शुरू हो गया था। जब हान सेन को अगले युद्ध क्षेत्र में ले जाया गया तो उसने खुद को एक ऐसे जंगल में खड़ा पाया जो ढेर सारे पेड़ों से घिरा हुआ था। पूरे ब्रह्मांड में कई अलग अलग जातियों ने हान सेन की लड़ाई देखने के लिए इसे ट्यून कर दिया था। हान सेन की लड़ाई अब किसी भी राजा की लड़ाई से ज़्यादा ध्यान आकर्षित कर रही थी। लगता है डॉलर का अगला प्रतिद्वंदी पायरेट का कुन है। पायरेट काफ़ी रहस्यमयी होते हैं, है ना? उनके पास कई कुलीन लोग हैं और उनकी शक्तियाँ, किसी बेहतर शब्द के अभाव में, अजीब हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि कुन उसे परेशान करेगी। उसे ऐसी मुश्किल में डालना होगा जिससे वह फिर से कॉइन का इस्तेमाल करे ताकि हम उसे बेहतर तरीके से देख सकें। क्लियर सी किंग उस समय किंग रोज़ा से बात कर रहा था।
क्लियर सी किंग और किंग रोजा को रहस्यमयी डॉलर की क्षमता, जिसे व्यापक रूप से कॉइन कहा जाता है, की जांच करने के लिए वहां भेजा गया था। हालांकि उन्हें मार्क्विस की लड़ाई देखने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, फिर भी वे हानसेन का प्रदर्शन देखने के लिए उत्सुक थे। राजा रोजा ने सिर हिलाया और कहा, डॉलर वाकई ताकतवर है, लेकिन समुद्री डाकू भी अपने बीच कमजोर मतलबी लोगों को बर्दाश्त नहीं करते। शायद इस लड़ाई में हमें कुछ पता चल जाए। अगर हम ऐसा न भी कर पाएं, तो बाद में जब डॉलर का सामना लोन बैम्बू से होगा तो हमें ये जरूर देखने को मिलेगा। ये सब बस समय की बात है। क्लियर सी किंग और किंग रोजा ही हानसेन पर शोध करने की कोशिश करने वाले एकमात्र व्यक्ति नहीं थे। यहाँ तक कि स्काई पैलेस के स्काई पाथ गार्डन ने भी कॉइन को फिर से देखने की उम्मीद में हानसेन की लड़ाई का निरीक्षण करने के लिए शोधकर्ताओं के एक समूह को काम सौंपा था। हानसेन ने इधर उधर देखा, लेकिन उस जंगल में उसे बस पेड़ ही पेड़ दिखाई दे रहे थे। उसे आसपास कहीं भी अपना दुश्मन नजर नहीं आ रहा था। हानसेन ने भौहें चढ़ाईं और हवा में उड़ गया। वह जंगल के पेड़ों के ऊपर उड़कर देखना चाहता था कि क्या वह हवा से अपने दुश्मन को देख सकता है। लेकिन जब उसका शरीर जमीन से उठा तो उसने देखा कि पेड़ों की चोटी से कीड़ों का एक झुंड नीचे उतर रहा है। वे सब मक्खियों जैसे बहुत छोटे थे और तेजी से उड़ रहे थे। काले बादल की तरह वे हानसेन को घेरने की कोशिश में आगे आए। हानसेन ने तुरंत अपने डोंगशुआन सूत्र की अनुकरण क्षमताओं का इस्तेमाल किया और अपनी शक्तियों को अग्नि के अनुकूल बना लिया। तैयार होते ही उसने कीड़ों की तरफ एक मुक्का मारा, जिससे आग का एक धूमकेतु झुंड में तेजी से उड़ता हुआ चला गया। कीड़ों का बादल जलकर राख हो गया और उनमें से एक भी जीवित नहीं बचा। तुम अच्छे हो, ये समझ लेना कि कीड़े आग से डरते हैं, इसका मतलब है कि तुम होशियार हो और उसके ऊपर तुम आग चलाने की भी क्षमता रखते हो। जंगल के बीच कहीं से एक औरत की आवाज़ सुनाई दी, लेकिन हानसेन उसे अभी भी नहीं देख पाया। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आवाज़ एक साथ चारों तरफ से आ रही हो। तुम छुप क्यों रहे हो? बाहर आओ और मुझसे लड़ो। ये छोटी मोटी चालें मुझ पर काम नहीं करेंगी, हानसेन ने शांति से कहा। औरत की आवाज़ एक बार फिर सुनाई दी, लेकिन इस बार मजाक में। चालें? अच्छा, शायद तुम्हें यह अगली चाल पसंद आए। चलो इसे आजमाते हैं, है ना? जैसे ही उसने बोलना बंद किया, कीड़ों का एक और झुंड पेड़ से रेंगता हुआ नीचे आया। उनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि मानो कोई काला कोहरा हानसेन की ओर बढ़ रहा हो। हानसेन ने खुद को आग में लपेट लिया। जैसे ही आग की लपटों ने उसके आसपास के हर कीड़े को जला दिया, हानसेन एक पेड़ के पास गया और पूरी ताकत से उस पर मुक्का मारा। वह पेड़ अंदर से खोखला था। उसके अंदर कुछ छिपा था, लेकिन जो भी था अब वह गायब हो चुका था। ओह, क्या तुम मुझे ढूंढ रही थीं? मुझे ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। अगर तुम मुझे ढूंढना चाहती हो तो तुम्हें उससे भी ज्यादा मेहनत करनी होगी। हाँ हाँ, उस औरत की हंसी उस अनंत जंगल की शाखाओं पर गूंज उठी। कीड़े हानसेन पर हमला करने के लिए आते रहे, लेकिन उसे घेरने वाली आग इतनी थी कि जो भी उसके पास आता उसे भस्म कर देती। खुशकिस्मती से कोई भी उसे कुछ नहीं कर पाया। उफ, तुम्हारे कीड़े बेकार हैं। तुम मेरा समय क्यों बर्बाद कर रहे हो? हानसेन कीड़ों के कोहरे के बीच खड़ा था, जबकि उसके चारों ओर की लपटें और भी भड़क रही थीं। जो भी कीड़े पास आए वे जलकर राख हो गए और जंगल में जली हुई लाशों की तीखी गंध फैलने लगी। तुम सही कह रही हो, औरत की आवाज़ फिर गूंजी और कीड़े भाग गए। पल भर में वे नज़रों से ओझल हो गए। हानसेन जंगल में दूर तक देख सकता था और जैसे ही उसने नीचे झांका, उसने एक पेड़ के पीछे से एक औरत को प्रकट होते देखा। वह कवच पहने हुए लग रही थी। मैंने सुना है कि तुम्हारा सिक्का बहुत शक्तिशाली है। मुझे ये देखने में दिलचस्पी होगी कि यह वास्तव में कितना अच्छा है। कुन हानसेन से काफ़ी दूर खड़ी थी, लेकिन फिर भी उसकी आवाज़ बिना किसी परेशानी के उस तक पहुंच गई। हानसेन ने अपनी अग्नि शक्तियां त्याग दीं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन अचानक उसके चेहरे पर उदासी छा गई। उसने अपनी उंगलियों से एक छोटा सा कीड़ा उठाया। वह इतना छोटा था कि नंगी आंखों से मुश्किल से दिखाई दे रहा था, लगभग अदृश्य था। वह छोटा सा कीड़ा उसके कवच के जोड़ों के बीच की जगह में लगभग गिर ही गया था। हालांकि हानसेन उसे अपनी उंगलियों के बीच पकड़कर रखने में कामयाब रहा था, फिर भी वह उसे कुचल नहीं पाया। वह राक्षस उसकी पकड़ में छटपटा भी रहा था और वापस अपनी हरकतों पर लौटने की कोशिश कर रहा था। पैट! हानसेन ने कीड़े को कुचलने के लिए अपनी उंगलियों का इस्तेमाल किया। कुन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। उसने ताली बजाई और कहा, जबरदस्त नज़र। मुझे ये जानकर बहुत अच्छा लगा कि तुम मेरी छोटी सी कीट शक्ति का असर देख सकते हो। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम कितना देख सकते हो। तो बताओ, क्या तुम ये देख सकते हो? उसके बाद कुन नज़रों से ओझल हो गया और उसी पल हानसेन ने हर तरफ से कीड़ों को अपनी ओर आते सुना। वे हर छाल और हर पत्ते से प्रकट हुए और ज़मीन से रेंगते हुए भी। ये कीड़े तो तुम्हें पसंद भी नहीं आए, बल्कि बदसूरत थे। पत्थर का दरवाज़ा खुला और जब दरवाज़ा खुला तो एक औरत बाहर निकली। दर्शक कीड़ों की आवाज़ सुन सकते थे, लेकिन केवल राजा ही यह पता लगा सकते थे कि कीड़े कहाँ हैं।
यहाँ तक कि ड्यूक भी यह नहीं कर पा रहे थे। क्लियर सी किंग की आंखें चमक उठीं और वह मुस्कुराया। कुन की शक्ति काफ़ी दिलचस्प है। वह अपनी शक्ति को एक ऐसे जहाज में बदल देती है जिसका आकार बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। डॉलर के पूरे कवच में भी ऐसी दरारें और सीवनें होंगी जिनका कीड़े फ़ायदा उठा सकते हैं। ये कीड़े शायद उसके चेहरे या उसकी त्वचा के रोम छिद्रों में भी समा सकते हैं। डॉलर चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, मेरा मानना है कि इतनी छोटी चीज़ से बचना उसके लिए नामुमकिन है। जैसे ही क्लियर सी किंग बोला, हान सेन ने खुद को फिर से आग में लपेट लिया। वह पूरी तरह से जल गया। यद्यपि वह उन छोटे कीड़ों को अपनी ओर आते हुए नहीं देख सकता था, लेकिन जब भी वे उस गर्मी के करीब आते जो उसे ढंक रही थी, तो वह उनके मरने की आवाज़ सुन सकता था। डॉलर, तुम कब तक खुद को इस तरह जलाए रख सकोगे? जंगल में फिर से एक औरत की आवाज़ गूंजी जिसमें मजाक की बू आ रही थी। हान सेन कुछ नहीं बोला, बस इधर उधर देखता रहा, कुन को देखने की उम्मीद में। राजा रोजा ने सिर हिलाया। कुन काफ़ी चालाक है, उसके इतने सूक्ष्म आकार के कीड़े बहुत छोटे हैं। हान सेन को अंदाज़ा भी नहीं होगा कि उसके आसपास कोई है भी या नहीं। उन्हें पास आने से रोकने के लिए उसे बस जलते रहना होगा। उसे नहीं पता कि ये शक्तियाँ कब और कहाँ से उस पर हमला करेंगी, लेकिन अगर वह ऐसे ही जलता रहा तो बस समय की बात है कि उसकी ऊर्जा खत्म हो जाएगी। जब वह अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर देगा तो छोटी छोटी कीट शक्तियाँ आखिरकार उसके शरीर में घुसकर उसे तबाह कर देंगी। इस लड़ाई पर कुन का ही नियंत्रण है, और हालांकि इस लड़ाई में वह रोमांच नहीं है जिसकी हम सभी को चाहत है। डॉलर के लिए दांव लगातार बढ़ रहे हैं। हम सभी को इससे सबक लेना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मुझे कभी भी पायरेट को कम नहीं आंकना चाहिए। सभी दर्शक समझ गए कि डॉलर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। वह चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न हो, उसका सामना एक अजेय दुश्मन से था। वह कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि झगड़े ऐसे भी हो सकते हैं। ये औरत डॉलर को कॉइन जैसी अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने से रोक रही है। वह उसे पूरी तरह दबा रही है। समुद्री डाकू का कुन बहुत ही भयानक प्राणी है। हाँ, उसकी शक्तियाँ बैक्टीरिया जितनी छोटी हैं। हमें तब तक पता ही नहीं चलता कि उसके जीव हमारे शरीर में हैं, जब तक बहुत देर न हो जाए। यह न जानना कि आपकी मौत कैसे होगी बहुत डरावना है। अगर कुन एक हिटमैन होती तो मुझे यकीन है कि उसके निशाने पर आए लोग बहुत घबरा जाते। चोर हत्यारे हैं। डॉलर, तुम अभी भी अपना कागज़ फाड़ सकते हो और जुर्माना भर सकते हो। अगर तुम अचानक मारे गए तो ये बहुत शर्म की बात होगी, क्या तुम्हें नहीं लगता? कुन का व्यंग्यात्मक स्वर जंगल की छत की टहनियों के नीचे गूंज रहा था। हाँ, लेकिन मैं तुम्हें मारकर भी इस लड़ाई को खत्म कर सकता हूँ। ये भी काम करेगा, हान सेन ने शांति से जवाब दिया। हाँ, ये इस बात पर निर्भर करता है कि तुम मुझे पहले ढूंढ पाते हो या नहीं। क्या तुम? कुन फिर हंसा। हान सेन ने उसकी आवाज़ को ध्यान से सुनने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद भी स्रोत का पता नहीं लगा सका। हान सेन ने चुपचाप अपने डोंगशुआन आभा से आसपास का नज़ारा देखा, लेकिन कुन का कहीं कोई नामोनिशान नहीं था। इससे उसकी भौहें तन गईं। उसका डोंगशुआन आभा 1 किलोमीटर के दायरे को नाप सकता था, लेकिन उसे कुन का कोई निशान नहीं दिख रहा था। इसका मतलब था कि कुन उससे कम 1 किलोमीटर दूर था। वह यहाँ नहीं है, फिर भी उसे सब कुछ दिखाई दे रहा है, हान सेन ने मन ही मन सोचा। उसने चारों ओर छोटे कीड़ों की तरफ देखा और कहा, तुम्हारा असली शरीर यहाँ नहीं है ना? तुम शायद इन कीड़ों की आंखों से मुझे देख रहे हो। क्या ये सही है? तो क्या हुआ अगर मैं हूँ? कुन हान सेन के निष्कर्ष से खुश नहीं लग रहा था। लगता है मुझे तुम्हारी आंखें तोड़नी पड़ेंगी, हान सेन ने कहा। मेरी आंखें तोड़ दोगे? कुन की आवाज़ ऐसी लग रही थी मानो उसने कोई मज़ेदार बात सुन ली हो। वह हंसी और बोली, ये सारे कीड़े मेरे लिए आंखों का एक समूह हैं। तुम तो इन्हें देख भी नहीं सकते, तो फिर तुम इन सबको कैसे नष्ट कर पाओगे? दर्शक कुन की बात से सहमत थे। कीड़े इतने छोटे थे कि दिखाई नहीं दे रहे थे, और उन्हें मारने में ज़्यादा ताकत लगाने से डॉलर की ऊर्जा और भी तेज़ी से खत्म हो जाती। ऐसा लगता था कि इस तरह का कदम मददगार नहीं होगा। ये कीड़े वाकई बहुत डरावने हैं। मुझे डर है कि वो हज़ारों किलोमीटर दूर होगी। उन कीड़ों ने डॉलर को पूरी तरह अपनी गिरफ्त में ले लिया है। एक ऐसी शक्ति जो शक्तिशाली चीज़ों को छोटा करके छोटा कर सकती है, उसे अक्सर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इस शक्ति से निपटना वाकई मुश्किल हो सकता है, और यही कुन को एक डरावनी महिला बनाती है। मुझे यकीन है कि इसके बाद कुन मशहूर हो जाएगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी शक्ति इतनी प्रभावी हो सकती है जितनी हम देख रहे हैं। ड्रैगन आर्ट और डॉलर के बीच की लड़ाई की तुलना में कुन चरम सीमा पर है। हो सकता है उसका शरीर ड्रैगन आर्ट और डॉलर जितना मजबूत न हो, लेकिन वह उन दोनों को शक्तिहीन कर सकती है। बिल्कुल, जीनो रैंक की लड़ाई में भाग लेने वाला कोई भी माक्विस शक्तिशाली होता है। सभी दर्शक इस समय एक जैसी सोच के थे और सब एक ही बात सोच रहे थे। वे खुद को डॉलर के रूप में कल्पना कर रहे थे और सोच रहे थे कि वे इस मुश्किल से कैसे बाहर निकलेंगे जिसमें वह भी फंसा हुआ है।
लेकिन किसी को भी नहीं लगा कि उनके पास कोई ठोस समाधान है। कुन ने तत्काल युद्ध भूमि को खाली कर दिया था तथा हान सेन को कीड़ों के साथ जंगल की छतरी के नीचे छोड़ दिया था। बेशक हान सेन उन छोटे कीड़ों को देख नहीं सकता था और उसे कोई अंदाजा नहीं था कि वे कब उस पर हमला करने की कोशिश करेंगे। इसलिए वह बस तेज आग जलाए रख सकता था, लेकिन ऐसा करने से उसकी शक्ति लगातार कम हो रही थी और वह जानता था कि वह हमेशा ऐसे नहीं टिक सकता और कुन को देखे बिना उसके जीतने की कोई संभावना नहीं थी। यहाँ तक कि क्लियर सी किंग और किंग रोजा भी कोई ऐसा तरीका नहीं सोच पा रहे थे जिससे वह स्थिति को बदल सके। अगर डॉलर के पास राजा जैसी शक्तियां होती तो कितना अच्छा होता। राजा की शक्तियां पूरे जंगल को तबाह कर सकती थीं और इस प्रक्रिया में सभी कीड़े मकोड़े भी भस्म हो जाते। वे अब कोई खतरा नहीं होते। लेकिन हान सेन तो बस एक मार्क्वेस था। उसके पास विशाल क्षेत्र प्रभाव मंत्रों का प्रयोग करने की शक्ति नहीं थी। अगर आग पूरे जंगल को अपनी चपेट में ले भी ले तो भी वह अंदर के कीड़ों को खत्म करने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली नहीं होगी। कीड़े बहुत छोटे थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे बहुत कमज़ोर थे। आखिरकार कीड़े किसी और माकीज की ही रचना थे। उन्हें मारने के लिए माकीज जैसी शक्तियों की ज़रूरत होती। जब सब सोच रहे थे कि डॉलर इस स्थिति से कैसे निपटेगा, तभी उसे घेरे हुए आग अचानक बुझ गई। धुएं की धाराएं उसके चारों ओर फैल गईं, जिससे वह बिना किसी सुरक्षा के कीड़ों के बीच खुला रह गया। हाँ, अभी से हार मान रहे हो? अगर तुम हार मान ही रहे हो तो मैं तुम्हारा एक एहसान करूंगा और तुम्हें कागज़ फाड़कर एक अच्छा जुर्माना भरने का 1 सेकंड दूंगा। कुन की व्यंग्यात्मक हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि मैं तुम्हारी सारी आंखें नष्ट कर दूंगा? हान सेन ने बनावटी उलझन में पूछा। मौत का सामना करते हुए भी तुम इतने जिद्दी हो कि इतनी बकवास कर रहे हो। कुन ने छोटे छोटे कीड़ों का एक झुंड बुलाया और उन्हें हान सेन की ओर भेज दिया। वे कीड़े बेहद छोटे थे और उससे भी बढ़कर बिल्कुल खामोश। ड्यूक भी उन्हें पहचान नहीं पाया। हान सेन ने आग की सुरक्षा छोड़कर बहुत ऊर्जा बचाई थी, लेकिन इससे उसे बहुत खतरा भी था। युनसुई ने भौहें चढ़ाईं और कहा, डॉलर इस बार क्या करना चाहता है? क्या वह कीड़ों को रोकने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल करेगा? चाहे उसकी बनावट कितनी भी अच्छी क्यों न हो, उसमें हमेशा एक दरार रह ही जाती है। वे कीड़े किसी भी जोड़ या दरार से घुसकर हमला कर देंगे। वह अपने कवच से कीड़ों को रोकने की योजना नहीं बना रहा है। उनके पीछे से एक आवाज़ आई। ये कवच लोन बैम्बू का था। भाई लोन बैम्बू! युन बहने और 1000 पंख वाला सारस खड़े होकर उसे प्रणाम करने लगे। लोन बैम्बू ने उन्हें बैठने का इशारा किया और वे बैठ गए। भाई लोन बैम्बू, आपने कहा था कि डॉलर कीड़ों को दूर रखने के लिए अपने कवच का इस्तेमाल नहीं करने वाला है, लेकिन वह कीड़ों को देख नहीं सकता, तो उसे कैसे पता चलेगा कि वे उसके आसपास हैं? आप ऐसी किसी चीज़ को कैसे दूर रखते हैं? युनसुई ने बड़ी उत्सुकता से पूछा। किसने कहा कि वह कीड़े नहीं देख सकता? लोन बैम्बू ने सरलता से पूछा। युनसुई और बाकी सब चुप हो गए। इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, डॉलर खड़ा हो गया। पैट! हान सेन ने अपना हाथ उठाया और अपनी उंगली हिलाई, जबकि वह अभी भी हवा में था। ढेर सारे सिक्के बारिश की तरह इधर उधर बिखरते हुए दिखाई दिए। जब हर सिक्का गिरता तो उसके साथ एक थपथपाहट की आवाज़ आती। ऐसा लग रहा था मानो हर सिक्के ने कुछ कुचल दिया हो। 1 मिनट बाद देखने वालों ने आवाज़ पहचान ली। ऐसा लग रहा था जैसे छोटे कीड़ों के कंकाल चटक रहे हों। असंभव! तुम कैसे देख सकते हो? कुन अपना सवाल पूरा कर पाती उससे पहले ही उसकी आवाज़ बंद हो गई। उसका असली शरीर वहां नहीं था और वह पूरे समय कीड़ों के बीच से बोलती रही थी। सिक्कों की बारिश ने हर कीड़े को नष्ट कर दिया था, इसलिए वह अब बोल नहीं पा रही थी। दर्शक दंग रह गए। ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं था कि हान सेन उन कीड़ों को देख और मार सकता था, उन्हें सबसे ज्यादा हैरानी इस बात से हुई कि वह एक साथ इतने सारे सिक्कों का इस्तेमाल कर सकता था। इसका मतलब था कि सिक्के एक क्षेत्र प्रभाव वाले हमले के रूप में भी काम करते थे। ये सोचकर ही डर लगता था, वह उन छोटे कीड़ों को कैसे देख पाता है? साधारण ड्यूब भी बिना दृष्टि के उन्हें नहीं देख पाते। उन्हें तो आंखों के कौशल और तकनीकों का अभ्यास जरूर करना होगा। क्या उसने अपनी आंखों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया है? हाय पूरे समय अहंकारी आत्मविश्वास से भरी हुई लड़ाई देख रही थी। इस खुलासे से उसका आत्मसंतुष्टि का भाव तुरंत खत्म हो गया। हान सेन का डोंगशुआन आभामंडल आसपास किसी भी पदार्थ की उपस्थिति का पता लगा सकता था। हालांकि कीड़े नंगी आंखों से देखने लायक बहुत छोटे थे, डोंगशुआन आभामंडल उनकी उपस्थिति को स्पष्ट कर देता था। वे हान सेन की नज़र से बच नहीं सकते थे। कुन उस समय युद्धभूमि में नहीं थी और जब छोटे कीड़े कुचले गए तो उसकी दृष्टि भी चली गई। अब वह हान सेन को पूरी तरह से भूल चुकी थी। कुन ये सुनकर हैरान रह गई, जाहिर है, लेकिन सबसे पहले उसने अपनी छोटी छोटी कीड़ों वाली शक्तियों से छोटे कीड़ों का एक और झुंड पैदा कर दिया। वे उड़कर पूरे इलाके में फैल गए और हान सेन को बेतहाशा ढूंढने लगे।
लेकिन इससे पहले कि कीड़े हान सेन को ढूंढ पाते, वह जगह सुनहरी रोशनी से भर गई। आसमान से अनगिनत सिक्के बरसने लगे और कुन द्वारा पैदा किए गए हर कीड़े को कुचल दिया। कुन हैरान रह गई। जैसे ही वह आसपास से दूर गई, उसने छोटे छोटे कीड़ों का एक और झुंड पैदा कर दिया। कुन को इस बात का अफसोस हुआ कि उसने पहले ही अपने और हान सेन के बीच ज़्यादा दूरी क्यों नहीं बना ली थी। थोड़ी देर दौड़ने के बाद जब उसने अपने ऊपर एक सुनहरी परछाई देखी तो उसे और भी ज़्यादा अफसोस हुआ। कुन चीखी और घबराहट में अपने पंख फड़फड़ाने लगी। कीड़े उसके अंदर से कोहरे जैसे घने झुंड में निकले। वे हान सेन की ओर दौड़े, उसका ध्यान भटकाने की कोशिश में, जबकि वह खुद को बचाने के लिए बेताब होकर भागने की कोशिश कर रही थी। हान सेन ने आग के गीजर से आने वाले झुंड को उड़ा दिया। उसका शरीर किसी मानव फ्लेमथ्रोवर जैसा था और वह कीड़ों के कोहरे को चीरता हुआ सीधे कुन के सामने आ गया। कुन ने पलटकर हमला करना चाहा, लेकिन जब उसने ऐसा करने की कोशिश की तो उसकी नज़रें उसकी आंखों पर से हट गईं। चीज़ें घूमने लगीं। दुनिया उसके चारों ओर घूम रही थी और वह खुद को सही दिशा में नहीं ले जा पा रही थी। कुछ ही देर बाद वह जमीन पर गिरी और उसने देखा कि उसका सिर कटा शरीर जंगल की जमीन पर गिर गया है। हान सेन को कुन का सिर काटते देख हाया बहुत क्रोधित हो गया। कुन का सिर कटने के बाद भी उसका रजिस्ट्रेशन का कागज नहीं फटा। इसकी वजह जल्द ही पता चल गई जब उसके कटे हुए सिर के अंदर से एक बड़ा कीड़ा निकला। कीड़ा ऊपर उड़ गया और फिर कागज को चीर डाला। इसके बाद कीड़ा आंखों से ओझल हो गया। लगता है कुन में भी कॉइन की ताकत को मात देने की ताकत नहीं है। हमें किसी ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत है जिसमें डॉलर का सामना करने और आमने सामने की टक्कर में विजयी होने की असली ताकत हो। मुझे डर है कि केवल लोन बैम्बू के पास ही वह सब कुछ होगा जो इसके लिए आवश्यक है। कुन बहुत ताकतवर है, लेकिन डॉलर कोई साधारण प्रतिद्वंद्वी नहीं है। वह उसकी कमजोरी का फायदा उठाने में कामयाब रहा। दर्शक और भी देखने के लिए उत्सुक थे। हालांकि कुन ने एक अजीब शक्ति का इस्तेमाल करके डॉलर को कुछ परेशान किया था, लेकिन इस तरह की लड़ाइयाँ उतनी रोमांचक नहीं थीं। इससे उनकी प्यास नहीं बुझती थी। इसलिए ज़्यादातर लोग तुरंत डॉलर और लोन बैम्बू के बीच होने वाली लड़ाई का इंतजार करने लगे। स्काई पैलेस की प्रतिभा बनाम रहस्यमयी डॉलर। लड़ाई शुरू होने से पहले ही लोग हर जगह इसकी चर्चा कर रहे थे। कई लोगों का मानना था कि डॉलर जीतेगा, लेकिन कई अन्य लोगों का मानना था कि लोन बैम्बू उसे हरा सकता है। दोनों पक्ष अपनी अपनी मान्यताओं पर अड़े हुए थे और विरोधियों को मनाना नामुमकिन सा लग रहा था। कई जुआ संगठनों ने दांव को बहुत ही बराबर राशि पर रखा था, जिससे ये पता चलता था कि विशेषज्ञ भी यह निर्धारित नहीं कर सकते थे कि विजेता कौन होगा। हान सेन जानता था कि अब उसकी लड़ाई लोन बैम्बू से होने वाली है, और हालांकि वह जीतना चाहता था, फिर भी उसे यकीन नहीं था कि वह शक्तिशाली स्काई को हरा पाएगा। वह पहले भी एक बार लोन बैम्बू से भिड़ चुका था और दोनों में से कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पाया था। उनका पिछला मुकाबला बराबरी पर छूटा था। लोन बैम्बू की भावनाएं बहुत ज्यादा भड़क उठी थीं और आखिरकार उसने अपना चाकू रख दिया। मुझे आश्चर्य है कि तब से लोन बैम्बू कितना बड़ा हो गया है। क्या वह अब भी बुरी भावनाओं के भड़कने पर नियंत्रण खो देगा? हान सेन लोन बैम्बू से नहीं मिलना चाहता था, लेकिन उसके अंदर एक सुलगता हुआ उत्साह था जिसे वह नकार नहीं सकता था। वह उससे लड़ना चाहता था, जितना नहीं। ड्रैगन आर्ट शारीरिक रूप से लोन बैम्बू से अधिक शक्तिशाली था, लेकिन जहां ड्रैगन आर्ट एक आदर्श हत्या मशीन की तरह था, वहीं लोन बैम्बू कला की तरह परिष्कृत था। हत्या मशीनें अपने आकार और डरावनी होने के मामले में तो बेहतरीन थीं। हालांकि उनकी सबसे बड़ी कमजोरी उनकी प्रतिभा का लचीलापन था। उनके कौशल में अक्सर विविधता और व्यापकता का अभाव होता था, इसलिए वे बदलती परिस्थितियों के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते थे। दूसरी ओर लोन बैम्बू की क्षमताएं हमेशा से ही अद्भुत थीं, यहाँ तक कि कुलीन वर्ग के लिए भी। उसकी ताकत कहीं से भी पूर्ण नहीं थी, लेकिन वह खूबसूरत थी, और यही बात अक्सर लोगों को हैरान कर देती थी। अगर हान सेन को जिंदगी भर के लिए किसी प्रतिद्वंदी को चुनना होता तो वह लोन बैम्बू होता। ड्रैगन आर्ट एक खतरनाक प्रतिद्वंदी था, लेकिन हान सेन उसे पहले से ही समझता था। वह अंदाज़ा लगा सकता था कि ड्रैगन आर्ट जैसा इंसान क्या करेगा, जीतेगा या हारेगा। लेकिन लोन बैम्बू के पास हमेशा कुछ न कुछ होता था, और वह हमेशा ऐसे काम कर सकता था जिनकी उसके प्रतिद्वंदी कभी उम्मीद भी नहीं करते। हान सेन प्रसिद्धि पाने और उस तथाकथित देवता का ध्यान आकर्षित करने के लिए जेनो बीइंग स्क्रॉल में शामिल हुआ था। अब तक वह अपना लक्ष्य हासिल कर चुका था। उसने अपना नाम स्थापित कर लिया था और अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह जीता या हारा। लेकिन फिर भी हान सेन लोन बांस के खिलाफ लड़ाई जीतना चाहता था। आकाश महल में लोन बैम्बू एक पत्थर के मंडप में बैठा था। उसके पास एक चाय का प्याला रखा था, लेकिन उसने उसे हिलाया नहीं। वह बस अंतरिक्ष में चांद को देखता रहा। डॉलर के बारे में आपका क्या विचार है? स्काई पैलेस का नेता अचानक पत्थर के मंडप में प्रकट हुआ। वह बहुत मजबूत व्यक्ति है, लोन बैम्बू ने उत्तर दिया। ऐसा कैसे? जब स्काई पैलेस के नेता ने यह पूछा तो उसने मुस्कुराते हुए ऐसा कहा।
महसूस हो रहा है, लोन बैम्बू ने शांति से उत्तर दिया। अनुभव। स्काई पैलेस के नेता ने आश्चर्य से भौहें उठाईं। लोन बैम्बू एक पल के लिए गंभीर सोच में डूब गया। उसका शरीर किसी विशिष्ट ड्रैगन जैसा मजबूत है। उसका सिक्का ड्रैगन आर्ट जैसे किसी भी जीव को दबा सकता है, और अगर वह उसे बड़ी मात्रा में बुला ले तो वह कीड़ों के झुंड का सफाया कर सकता है। लेकिन मेरे लिए ये सबसे डरावनी बात नहीं है। मुझे डर उस एहसास से लगता है जो मैं उसे लड़ते हुए देखता हूँ। वह आपके भीतर क्या भावनाएं जगाता है? स्काई पैलेस के नेता ने पूछा। उसने मुझे ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह अविनाशी है, लोन बैम्बू ने गंभीरता के साथ कहा। स्काई पैलेस के नेता ने सिर हिलाया और उससे पूछा, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? लोन बैम्बू खड़ा हुआ और गंभीरता से उससे कहा, मैं जीतने की योजना बना रहा हूँ। अच्छा। स्काई पैलेस के नेता ने उसके कंधे पर थपथपाया और कुछ नहीं कहा। लोन बैम्बू के मंडप से बाहर निकलते ही स्काई पैलेस के नेता के पास एक काला मुखौटा पहने महिला प्रकट हुई। उसने धीरे से पूछा, क्या आपको लगता है कि लोन बैम्बू में जीतने लायक क्षमता है? स्काई पैलेस के नेता ने कहा, आपको लोन बैम्बू की क्षमताओं पर संदेह करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। और मैंने तो ये भी नहीं पूछा था। मैं तुमसे पूछ रही हूं कि क्या तुम्हें लगता है कि वो जीतेगा? काले नकाब वाली औरत उसे घूर रही थी। स्काई पैलेस के नेता ने अपने हाथ खोले और कहा, आपने डॉलर की शक्तियों को देखा। हम उसे अभी तक पूरी तरह से नहीं जानते, लेकिन मुझे कहना होगा कि वह एक डरावना आदमी है। हम बस इंतजार कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोन बैम्बू जीतेगा या नहीं, लेकिन उसने मुझे पहले कभी निराश नहीं किया है। लोन बैम्बू आकाश महल से लौटकर अपने निजी द्वीप पर गया। अपने बांस के घर में प्रवेश करने से पहले वह एक क्षण रुका और उसे निहारा। बांस के दरवाजे को थोड़ा सा धक्का देकर खोला गया और एक छोटी लड़की उसमें से कूदकर बाहर निकली। हालांकि उसके पीछे एक काले बालों वाला युवक खड़ा था। तुम कौन हो? लोन बैम्बू ने युवक से पूछा। वह बता सकता था कि वह आदमी स्काई का ही था, लेकिन इससे पहले उसने कभी किसी इतने मजबूत युवा स्काई से मुलाकात नहीं की थी। उस आदमी की उपस्थिति किसी भयानक जानवर या फिर रसातल की सबसे गहरी गहराइयों जैसी थी। हालांकि वह आदमी वहीं खड़ा था, लोन बैम्बू की इंद्रियां उसे उस आदमी के बारे में कुछ नहीं बता पा रही थीं। बुरी नज़र। आदमी मुस्कुराया। लोन बैम्बू ने भौहें चढ़ाईं। वह ये नाम तो जानता था, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ईविल आई का पुनर्जन्म आकाश में होगा। और ऊपर से वह एक छोटी बच्ची को गुप्त रूप से आकाश महल में ले आया था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लोन बैम्बू ने पूछा। ईविल आई ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आया हूँ। तुम और डॉलर दिलचस्प हो। मैं तुम दोनों से लड़ना चाहता हूँ, लेकिन पहले तुम दोनों का सामना होगा। मैं मौका न चूक जाऊं, इसलिए मैं पहले तुमसे मिलने आया हूं। दरअसल हम डॉलर को ढूंढ रहे हैं। हालांकि हमें नहीं पता कि उसे कहाँ ढूंढना है, इसलिए हम पहले तुम्हें ढूंढने आए हैं। छोटी बच्ची ने आश्चर्यजनक रूप से गंभीरता से कहा। लोन बैम्बू ने एक शब्द भी नहीं कहा। चुपचाप उसने अपनी जैद तलवार की ओर हाथ बढ़ाया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि ईविल आई का पुनर्जन्म स्काई के रूप में होगा, और किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की होगी कि वह स्काई पैलेस में घुसपैठ करने के लिए भेष बदलेगा। लोन बैम्बू ने कभी नहीं सोचा होगा कि उसके घर पर ही ईविल आई से मुठभेड़ हो जाएगी, और वो भी ऐसी किसी भी जगह पर जहां वो मिल सकते थे। उसके घर में एक भी सिक्योरिटी कैमरा नहीं लगा था, और ऐसा इसलिए था क्योंकि आमतौर पर इसकी ज़रूरत ही नहीं होती। वो स्काई पैलेस में घुसने की हिम्मत करने वाले किसी और इंसान के बारे में सोच भी नहीं सकता था, सिवाय उस आदमी के जो अब उसके सामने खड़ा था, खुद ईविल आई। यहाँ तक कि एक देवता तुल्य अभिजात वर्ग भी स्काई पैलेस में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकता था। जब बांस का दरवाज़ा खुला तो लोन बांस को लगा जैसे उसके सारे विकल्प अचानक गायब हो गए हों। उसे लगा जैसे उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, और आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता उस आदमी से लड़ना है जो उसके पास आया था। लोन बैम्बू को बुरी नज़र से जो आभास हो रहा था, उसे देखते हुए अगर उसके पास सुरक्षा कैमरे भी होते तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर लगे भी होते तो भी उसे शक था कि वे बुरी नज़र को पकड़ पाते। लेकिन ये तो स्काई पैलेस था। अगर वे लड़ते तो लोन बैम्बू जीते या हारे, स्काई पैलेस के अधिकारी हंगामे की भनक लग ही जाती। लोन बैम्बू की कल्पना से भी परे था कि ईविल आई लड़ाई के बाद स्काई पैलेस से कैसे भाग जाएगा। ईविल आई अब बस एक मार्क्वेस था। अगर उसका मन भी देवता में हो तो भी उसके लिए स्काई पैलेस से बिना किसी की नज़र में आए भागना नामुमकिन था। ये बात और भी सच थी जब उसके साथ एक छोटी बच्ची भी थी। लोन बैम्बू को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ईविल आई इतनी जिद्दी है। ये तो हद ही हो गई। वह बिना सोचे समझे सिर्फ लोन बैम्बू से द्वंद्व युद्ध करने के लिए स्काई पैलेस में नहीं आ सकता था। बेशक लोन बैम्बू के पास ये जानने का कोई तरीका नहीं था कि ईविल आई क्या चाहती है। खैर, ये ठीक था। अगर वह ईविल आई को युद्ध में हरा देता तो वह जो कुछ भी समझना चाहता था वह स्पष्ट हो जाता। लोन बैम्बू ने अभ्यास के लिए जैद तलवार का इस्तेमाल नहीं किया।
उससे कोई चमकदार रोशनी या तलवार जैसी हवा नहीं निकलती थी, लेकिन उससे निकलने वाला दबाव ईविल आई को शांत करने के लिए पर्याप्त था। ईविल आई वहीं खड़ा रहा, बिना हिले डुले। उसने लोन बैम्बू की आंखों में देखा और अपनी तलवार पर एक नज़र भी नहीं डाली। वे हिले नहीं और उनके बीच कोई लड़ाई भी नहीं दिखी। दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे और आगे कोई बातचीत नहीं हुई। समय बीतता गया और पूरा बांस का जंगल मानो समय में जम गया हो। बुरी नज़र और अकेला बांस चुपचाप खड़े थे, मानो पहाड़ों के जोड़े हों। बड़े से बड़ा तूफान भी उन्हें हिलने नहीं देता था। वे एक दूसरे को गौर से देख रहे थे, जरा सी भी गुंजाइश की प्रतीक्षा में। लेकिन इसके बावजूद उन्हें लग रहा था कि उनमें से कोई भी एक दूसरे से हार नहीं सकता। ऐसा लग रहा था मानो एक बार पहला वार करने के बाद वह उनका आखिरी वार होगा। दूसरा मौका मिलने का कोई मौका नहीं होगा। तो उनमें से कोई भी आगे नहीं बढ़ पाया। उनमें से किसी को भी वह अवसर नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। ईविल आई, मुझे भूख लगी है, मैं कुछ खाना चाहती हूँ। ईविल आई के बगल में बैठी छोटी लड़की ने अपना पेट सहलाया। उसका गुलाबी चेहरा सीधे ईविल आई के चेहरे पर लग रहा था जैसे ही उसने उसकी बांह खींची। हालांकि उस खींचतान के बाद जमी हुई स्थिति बदल गई। ईविल आई और लोन बैम्बू की लड़ाई बहुत करीबी होगी और उनमें से किसी की भी गलती निश्चित रूप से हार का कारण बनेगी। छोटी बच्ची ने ईविल आई को खींचा, लेकिन ईविल आई ने खुद को परेशान नहीं होने दिया। लेकिन दुर्भाग्य से इससे उसकी जीवन शक्ति में मामूली उतार चढ़ाव आया। लोन बैम्बू ने अपनी जैद तलवार उठाई और ईविल आई के सामने टेलीपोर्ट हो गया। यह एक ऐसी तलवार थी जिसका कोई निशान नहीं था। ईविल आई ने गलती की थी और वह जानता था कि वह आने वाले वार से बच नहीं सकता। ऐसा करना असंभव होता, इसलिए वह हारने वाला था और उस निराशाजनक परिणाम से बचने के लिए वह कुछ नहीं कर सकता था। लेकिन अगले ही पल ईविल आई ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसने छोटी बच्ची को लोन बैम्बू की तलवार के सामने खींच लिया। यह एक निरर्थक इशारा था। लोन बैम्बू की तलवार बिना रुके छोटी बच्ची को चीरकर बुरी नज़र में जा सकती थी। छोटी बच्ची का शरीर बुरी नज़र के वार को रोक नहीं सका। लेकिन फिर भी लोन बैम्बू की तलवार जम गई। उसने तलवार से बच्ची को नहीं काटा, उसने बस उसे वापस खींचा और बच्ची को पकड़ लिया। उसी समय ईविल आई सीधे लोन बैम्बू की ओर दौड़ी और उसका दिल छीन लिया। लोन बैम्बू ने भी पीछे हटकर गलती की थी, ठीक वैसे ही जैसे ईविल आई ने की थी। उनकी जगहें उलट जाने से एक ऐसा वार आ रहा था जिसे वह टाल नहीं सका। अब वह ही हारने वाला था। लोन बैम्बू ने कोई हरकत नहीं की, उसकी आंखें बस साफ हो गईं। उसके माथे पर आकाशीय आंख खुल गई और वह लाल हो गई। लोन बैम्बू की ताकत बढ़ गई और उसकी शक्ति असहनीय स्तर तक पहुंच गई। क्या तुम भूल गए कि मैं भी आकाश में से एक हूं? दुष्ट नेत्र एक पागल मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसकी तीसरी आंख भी खुल गई, लेकिन उसकी आकाशीय आंख के अंदर 4 बैंगनी पुतलियां थीं। वे छोटे छोटे फूलों जैसी थीं, लेकिन जितनी खूबसूरत थीं उतनी ही डरावनी भी थीं। जब बुरी नज़र और भी तेज हो गई तो लोन बैम्बू हिला तक नहीं। उसने बस अपनी जैद तलवार उठाई। लेकिन उसी क्षण जिस छोटी बच्ची को लोन बैम्बू ने पकड़ रखा था, उसने अपनी बाहें ऊपर उठाईं। उसके हाथ लाल हो गए और उसने अपनी खुली हथेली लोन बैम्बू की छाती पर रख दी। ये सब होते हुए ईविल आई की 4 दुष्ट आंखें बैंगनी रंग की चमक उठीं। लोन बैम्बू ने बच्ची को दूर फेंक दिया और अपनी जैद तलवार से ईविल आई का हाथ रोक दिया। लेकिन ईविल आई का दूसरा हाथ पहले ही लोन बैम्बू के सिर को छूने के लिए ऊपर आ चुका था। वह शक्ति लोन बैम्बू के मस्तिष्क में बिजली की तरह उमड़ पड़ी। लोन बैम्बू ने अपनी डरावनी नज़र अपने प्रतिद्वंदी पर घुमाई, लेकिन ईविल आई की 4 बुरी नज़रें लोन बैम्बू की नज़रों से टकरा गईं। 4 फूल जैसी बैंगनी आंखें घूमने लगीं। बैंगनी बुरी नज़र की शक्तियां शैतानी थीं और वे सीधे लोन बैम्बू की आकाशीय आंख में धंस गईं। बुरे सपने देखने के बाद भी तुमने कभी क्रूर होना नहीं सीखा। तुम तो पिटाई की भीख मांग रहे हो। लोन बैम्बू की लाल आंख सूजने लगी तो दुष्ट आंख बुरी तरह मुस्कुराए। लेकिन बैंगनी रोशनी में वह बैंगनी रंग में बदल रही थी। लाल आंख 4 बैंगनी आंखों में बदल गई। पटोंग! ईविल आई का शरीर कीचड़ की तरह लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ा। सिर्फ लोन बैम्बू ही खड़ा रहा, लेकिन उसकी स्काई आई में अब वे 4 फूल जैसी बैंगनी पुतलियां थीं। लोन बैम्बू ने अपनी आकाशीय आंखें बंद की और ईविल आई के शरीर को देखा। ईविल आई की छाती पर तलवार का निशान था। उसने ठंडे स्वर में कहा, यह शर्म की बात है। वह इतना ताकतवर है, फिर भी उसे भावनाओं जैसी छोटी सी चीज ने धोखा दिया। वह मुझे मार सकता था। उसने मुझे मारने के बजाय यूं ही किनारे क्यों फेंक दिया? छोटी लड़की उलझन से लोन बैम्बू को देखने लगी। यही तो एक कारण है कि वह मूर्ख है, ईविल आई ने ठंडे स्वर में कहा। कुछ घंटों बाद ऊपर आसमान से रोशनियां चमकीं। स्काई पैलेस किंग श्रेणी का एक कुलीन व्यक्ति द्वीप पर आया था और अपने साथ कुछ अन्य किंग श्रेणी के कुलीन लोगों को भी लाया था। अकेला बांस, यहाँ क्या हुआ? राजा ने शव को देखा और फिर अकेले बांस की ओर मुड़ा।
लोन बैम्बू ने ठंडे स्वर में कहा, एक आदमी यहाँ आया और मेरी हत्या करने की कोशिश की। कुछ ही देर बाद राजा और उसके लोग ईविल आई का शव ले गए। और अगले दिन लोन बैम्बू, जो अब ईविल आई बन चुका था, उस छोटी बच्ची को लेकर स्काई पैलेस से चला गया। जिस दिन डॉलर और लोन बैम्बू के बीच मुकाबला होना था, उस दिन बड़ी संख्या में कुलीन वर्ग के लोगों ने अपना ध्यान इस मुकाबले पर केंद्रित कर दिया। उन्होंने किंग के किसी भी मुकाबले से ज्यादा इस पर ध्यान केंद्रित किया। आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे लगता है कि लोन बैम्बू ही जीतेगा। स्काई पैलेस कोई साधारण गुट नहीं है, आप जानते ही हैं। और लोन बैम्बू उनके पास मौजूद सबसे बेहतरीन माकीज है। कोई भी साधारण माकीज उसके जैसे लोगों से मुकाबला करने की उम्मीद नहीं कर सकता। और हालांकि डॉलर वाकई काफ़ी ताकतवर है, उसकी प्रतिभाएं बहुत साधारण हैं। उसके मजबूत शरीर और उसके सिक्के के अलावा उसमें और कुछ खास नहीं दिखता। हाँ, डॉलर के पास जो कुछ तकनीकें हैं, उनके साथ यह बहुत कम संभावना है कि वह सर्वोच्चता हासिल कर पाएगा। लोन बैम्बू जैसा कुलीन वर्ग सिर्फ एक मामूली जीनो आज से खुद को हरा नहीं सकता। वह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। आप कैसे जानते हैं कि डॉलर अतिरिक्त जीनो कला नहीं छिपा रहा है जिसे हमने अभी तक नहीं देखा है? इस मुकाबले में गर्मागर्म बहस हुई और कुछ ही देर में जेनो बीइंग स्क्रॉल आसमान में चमक उठा। जैसे ही यह चमका, प्रतियोगियों को टेलीपोर्ट करके उसमें भेज दिया गया। लोन बैम्बू, चलो असली लड़ाई करते हैं। हान सेन रेगिस्तान के बीचों बीच प्रकट हुआ। उसने अपने सामने देखा, अपने प्रतिद्वंदी पर नज़र रखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे लोन बैम्बू दिखाई नहीं दिया। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह लोन बैम्बू को अच्छी तरह जान चुका था और वह निश्चित रूप से छिपने वाला इंसान नहीं था। अगर उसे कोई लड़ाई लड़नी होती तो वह अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ने के लिए तुरंत वहां पहुंच जाता। उसने चारों ओर देखा लेकिन लोन बैम्बू का कोई निशान नहीं दिखा। दर्शक ये देखकर उलझन में पड़ गए। उन्होंने आसपास के माहौल को गौर से देखा लेकिन उन्हें लोन बैम्बू का कोई निशान नजर नहीं आया। अचानक हान सेन के चारों ओर का स्थान विकृत हो गया, जिससे वह अपने कागज की शीट के साथ ही जेनो बीइंग स्क्रॉल से बाहर आ गया। हान सेन को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ था। लोन बैम्बू ने युद्ध में शामिल न होने का फैसला किया था और इसलिए हान सेन को स्वतः ही विजेता घोषित कर दिया गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम से हर कोई बेहद हैरान था। इस मुकाबले का सभी को बेसब्री से इंतजार था, लेकिन ये कभी हुआ ही नहीं। इसके बजाय लोन बैम्बू ने बिना कोशिश किए ही हार मान ली। अफवाहें पूरे ब्रह्मांड में जंगल की आग की तरह फैलने लगीं। ऐसी अफवाहें थीं कि डॉलर खुद भी आकाश में से एक है और इसीलिए उसके साथी लोन बैम्बू ने उससे लड़ने का फैसला नहीं किया था। इसके अलावा कई और अफवाहें भी थीं जिनमें कहा गया था कि डॉलर ने स्काई के प्रमुख लोगों के साथ एक राजनीतिक समझौता कर लिया है। षड्यंत्र सिद्धांतकारों का दावा है कि इन्हीं समझौतों की वजह से लोन बैम्बू प्रतियोगिता से दूर रहा। इससे भी अधिक विचित्र बात यह है कि डॉलर का लोन बैम्बू के साथ प्रेम संबंध था और लोन बैम्बू ने इसलिए त्यागपत्र दे दिया ताकि उनका प्रेम जारी रह सके। हान सेन ने इन अफवाहों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन वह खुद को काफी चिंतित पाया। लोन बैम्बू का लड़ाई छोड़कर जाना स्वाभाविक नहीं था। उसने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। जरूर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने उसे लड़ाई में शामिल होने से रोका होगा। हान सेन ने येशा को फोन करके उसे अपनी सुरक्षा की सूचना देने का फैसला किया। इसके बाद उसने स्काई पैलेस से संपर्क करके उन्हें भी यही बात बताई। उसने लोन बैम्बू के बारे में भी पूछा। हालांकि जो कुछ उसने सुना उससे उसकी भौहें तन गईं। उसे बताया गया कि स्काई पैलेस को भी नहीं पता कि लोन बैम्बू ने मुकाबले में हिस्सा क्यों नहीं लिया। उन्होंने बताया कि वह कुछ दिनों से बाहर था और अभी तक वापस नहीं आया। स्काई पैलेस का उससे पूरा संपर्क टूट गया था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि लोन बैम्बू के घर पर एक जासूस पकड़ा गया था। वह जासूस स्काई था, लेकिन स्काई पैलेस के रिकॉर्ड में उसका कोई जिक्र नहीं था। मानो वह कहीं से अचानक आ गया हो। आखिर हुआ क्या था, मुझे आश्चर्य है। हान सेन ने भौहें चढ़ाईं। वह जानता था कि लोन बैम्बू के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ होगा, और यह जानकर बहुत दुख हुआ कि स्काई पैलेस उसे ढूंढ नहीं पाया और न ही उसका कोई सुराग ढूंढ पाया जो उसके ठिकाने तक ले जा सके। स्काई पैलेस के नेता से हान सेन की बातचीत के बाद हान सेन ने उन्हें अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा कि वे खुद ही स्काई पैलेस लौट जाएंगे और उनके लिए किसी पिकअप की व्यवस्था करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक आदिम ग्रह पर ईविल आई एक चट्टान पर बैठा था। वह एक धीमी धारा के किनारे मछली पकड़ रहा था। छोटी बच्ची उसके बगल में बैठी थी, अपना जबड़ा सहला रही थी और नदी के पानी को देख रही थी। रस्सी पर एक झटका लगा और ईविल आई ने मछली पकड़ने वाली छड़ी को पीछे खींच लिया और मछली को पानी से बाहर खींच लिया। दोपहर का भोजन। ईविल आई ने छोटी लड़की को देखकर मुस्कुराया। छोटी बच्ची ईविल आई को देखकर मुस्कुराई, लेकिन जब उसने ऊपर देखा तो वह चौंक गई। उसने उसकी तरफ इशारा करके कहा, खून। ईविल आई ने भौहें सिकुड़ी और अपना माथा पोंछा। उसकी तीसरी आंख, जो अभी बंद थी, से खून बहने लगा था। यह आदमी हार मानना नहीं जानता। ईविल आई ने अपने माथे से खून पोंछा और व्यंग्य किया।
क्या तुमने उसके शरीर और शक्ति को पूरी तरह से अवशोषित कर लिया? छोटी लड़की ने सदमे से अभी भी छटपटाते हुए पूछा। मैंने अपने आप को उसके शरीर और शक्ति के साथ जोड़ लिया, लेकिन बुरी नज़र ने अपना ध्यान खो दिया। लेकिन क्या? छोटी लड़की ने पूछा। उसकी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है, मैं उसे कम नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसमें बस थोड़ा समय लगेगा। ईविल आई ने कंधे उचकाए और फिर बोला, लेकिन कोई बात नहीं। उसका शरीर और शक्ति मेरी है और यही मुख्य बात है। उसकी इच्छाशक्ति से जूझना व्यर्थ है, अंततः वह कुचल दी जाएगी। सचमुच, ये तो शर्म की बात है। छोटी बच्ची अपने जबड़े को हाथों में पकड़े हुए वापस नदी को देखने लगी। लोन बैम्बू का खेल छोड़ने का फैसला सबको अजीब लगा, लेकिन जेनो बीइंग स्क्रॉल की रैंकिंग बिना रुके चलती रही। हर स्तर पर अब शीर्ष 16 लड़ाके आ गए थे। हान सेन, यिशा, लिटिल फ्लावर और जी किंग किंग उस आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके थे। बस वे सभी अलग अलग स्तरों पर थे। हान सेन के आखिरी कुछ मुकाबले ज्यादा मुश्किल नहीं रहे होंगे। उनका शरीर मजबूत था और कॉइन भी। उन्होंने एक डिस्ट्रॉइड को हराया और सीधे 8वें नंबर पर पहुंच गए। लिटिल फ्लावर या यिशा के लिए भी यह ज्यादा मुश्किल नहीं था। दोनों को ही किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हुई और सब कुछ आसानी से हो गया। लेकिन ZQE किंग का प्रदर्शन उतना अच्छा नहीं रहा। वह खुद को बहुत मुश्किल में पाया। उसका प्रतिद्वंद्वी भी डिस्ट्रॉइड में से एक था और उस अर्ल डिस्ट्रॉइड की प्रतिष्ठा लोन बैम्बू से ज्यादा दूर नहीं थी। डिस्ट्रॉइड और स्काई शीर्ष 10 उच्च जातियों में से थे, इसलिए उनके अर्ल वर्ग के सदस्य भी अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। जी किंग किंग ने अपनी चांदी की किताब से नष्ट हुए अर्ल के आकार और रूप की नकल की, लेकिन वह लाख कोशिशों के बावजूद राक्षस के हमलों को रोक नहीं सका और उसके द्वारा पैदा किए गए किसी भी अतिरिक्त जेनोजेनिक्स को नष्ट हुए अर्ल ने तुरंत नष्ट कर दिया। नष्ट हुए अर्ल के 3 सिर और 6 भुजाएं थीं। उसके पास प्रकाश, अंधकार और अराजकता की शक्तियां थीं। उसका शरीर लगभग उतना ही शक्तिशाली था जितना हान सेन का था जब वह अर्ल था। उसकी जीनो कलाएं भी काफी डरावनी थीं। जी किंग किंग की आकर्षण शक्तियां उसके सामने बेकार थीं। वह जी किंग राजा भी कोई बहुत बुरा नहीं है, हालांकि वह अर्ल ओडोगा से काफी कमतर है। उसका जेनो हथियार अजीब है, ये तो पक्का है, और ऐसा लगता है कि ओडोगा को हराने के लिए ये काफी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि ओडोगा अर्ल वर्ग की रैंकिंग में शीर्ष पर रहेगा। जिन लोगों ने अर्ल की लड़ाई देखी थी वे बता सकते थे कि जी किंग किंग एक गंभीर स्थिति में था। वेदना, ओडोगा के एक जोरदार मुक्के ने जी किंग किंग के नवीनतम चित्र को नष्ट कर दिया और फिर उसके चेहरे की ओर बढ़ता गया। मुक्का लगते ही जी किंग का राजा और चांदी की किताब एक पहाड़ी की ओर उछल गए। परिणामस्वरूप हुए हिमस्खलन ने पहाड़ का आधा हिस्सा नीचे गिरा दिया। बस यही है। जी किंग ने खुद को मलबे से बाहर निकाला। उसके खून से सने मुंह पर एक मुस्कान फैल गई। उसने चित्र बनाना बंद कर दिया और पुस्तक को फेंक दिया, फिर अपने शरीर पर कवच पहन लिया। क्या आप इस लड़ाई को जारी रखना चाहते हैं? ओडोगा ने एक निराश प्रशिक्षक की तरह उसकी ओर देखा। ये लड़ाई अभी शुरू ही हुई है। जी किंग ने अपने दांत दिखाए और उसके अंदर से ज्वालामुखी जैसी एक चांदी जैसी रोशनी निकली। जब जी किंग ने अपनी किताब नीचे रखी तो उसने बताया कि वह कितना क्रूर हो सकता है। अलू अलू अलू, मुक्कों के उस पागलपन भरे तूफान को समझना मुश्किल था। जी किंग की आंखों में एक तेज चांदी सी चमक थी। उसके द्वारा मारे गए चांदी के मुक्के अविनाशी थे। ओडोगा के पास उन बेतहाशा प्रहारों को रोकने का एक बर्फ के टुकड़े जितना मौका था। ओडोगा ने स्वयं को बचाने के लिए अपनी 6 भुजाएं लहराईं, क्योंकि प्रकाश, अंधकार और अराजकता शक्तियां मिलकर जी किंग राजा को तबाह करने का प्रयास कर रही थीं। लेकिन गुस्से से भरे जी किंग को इस बात की जरा भी परवाह नहीं थी कि उसका विरोधी क्या करने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी मुठ्ठियां ही नियंत्रण में थीं और वे बस एक ही काम करना चाहते थे, हमला। वह ओडोगा को चूर चूर कर देना चाहता था, उसे इतनी जोर से पीटना चाहता था कि वह जमीन की मिट्टी से अलग न दिखाई दे। ओडोगा के हमले को नज़रअंदाज करते हुए वह आगे बढ़ा और खुद को भी चोट खाने दिया। हालांकि जी किंग किंग और ओडोगा दोनों ही हमले के लिए पूरी तरह से तैयार थे। जेनो बीइंग स्क्रॉल की सबसे क्रूर और खूनी लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी। ओडोगा की 6 मुठ्ठियां, जिनमें भयानक शक्तियां थीं, जी किंग राजा पर टूट पड़ीं। और ऐसा होते ही जी किंग राजा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके ओडोगा पर बार बार प्रहार किया। कवच टूट चुका था, मांस फट चुका था, खून बह रहा था। वे दोनों एक दूसरे से लड़ने के लिए अत्यंत प्राचीन और आदिम तरीकों का प्रयोग कर रहे थे। दुर्भाग्य से ओडोगा की 6 मुठ्ठियां ही फायदेमंद थीं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि जी किंग, जिसके पास सिर्फ एक जोड़ी मुठ्ठियां थीं, कमजोर था। और जितना ज्यादा नुकसान उसने उठाया उतना ही वह मजबूत होता गया। उसकी मुठ्ठियां बिजली की तरह हिल रही थीं और उनसे जो परछाइयां पड़ रही थीं वे बहते हुए खून और टूटती हुई हड्डियों की थीं। ओडोगा अपने निर्दयी प्रतिद्वंदी पर भड़क उठा और चीखने लगा। उसके शरीर पर उसके प्रतिद्वंदी के क्रोध के कारण गंभीर चोटें आईं और असहनीय दर्द के कारण वह चीखने से खुद को रोक नहीं पाया। दोनों के जख्म बढ़ते जा रहे थे।
खून हवा में फूल की पंखुड़ियों की तरह फैल रहा था, लेकिन दोनों में से किसी ने भी पीछे हटने का नाम नहीं लिया। उनके लगातार वार और भी ज्यादा पागलपन भरे होते जा रहे थे। हे भगवान, अब ये कोई प्रतियोगिता नहीं रही। ये तो खून खराबा है। ये बहुत क्रूर है। ये बहुत हिंसक है। हाँ हाँ, असली लड़ाई ऐसी ही होनी चाहिए। ओह, मुझे ये बहुत पसंद है। ये वाकई दिलचस्प है, मुझे मानना पड़ेगा। ऐसी बेबाक लड़ाई देखना ज्यादा संतोषजनक है। हाँ, मार डालो उसे, चलो। दर्शक और ज्यादा देखने के लिए बेताब थे। लड़ाई की हिंसा ने उनमें अदम्य रक्त पिपासा जगा दी, जिससे उनका उत्साह और बढ़ गया। दर्शकों का एड्रेनालाइन स्तर आसमान छू रहा था। वेदना, ओडोगा और ज़ीकिंग एक दूसरे से दूर उड़ गए। उनमें से एक पहाड़ से टकराया, जबकि दूसरा एक खुले मैदान में जा गिरा। वे दोनों बुरी तरह घायल थे। ओडोगा की 6 भुजाएं टूट चुकी थीं। कुछ पूरी तरह से कट गई थीं, जबकि कुछ अपनी नस के धागे से लटकी हुई थीं। केवल 2 ही पूरी तरह से जुड़ी हुई थीं, लेकिन वे भी बुरी तरह घायल थीं। तीनों के चेहरे सूजे हुए और फूले हुए थे, और एक आंख भींची हुई थी। अर्ल का पूरा शरीर खून से लथपथ था। ज़ीकिंग की हालत भी अपने दुश्मन से ज्यादा अच्छी नहीं थी। उसके पैर टूट गए थे, दाहिना कंधा उखड़ गया था, दोनों आंखें फूट गई थीं, और उसकी सारी पसलियां टूट गई थीं या उनमें दरार आ गई थी। उस पर इतना खून सवार था कि उसे सिर्फ एक ही नाम दिया जा सकता था, खूनी। लेकिन ज़ीकिंग की जीवन शक्ति इन सब के बावजूद कमज़ोर नहीं हुई थी, बल्कि उसकी चमक और बढ़ गई थी। उसने खुद को मिट्टी के गड्ढे से बाहर निकाला और एक चांदी जैसी रोशनी से चमक उठा। वह रोशनी उसके पूरे शरीर को भूखी आग की तरह घेरे हुए थी। ओडोगा तुलनात्मक रूप से उदास लग रहा था। मैदान पर खुद को ऊपर उठाते ही उसने एक शक्ति उत्पन्न की। उसकी मुट्ठियों के पों पर प्रकाश और अंधकार की ऊर्जाएं एकत्रित हो गईं, जिससे उनमें से प्रत्येक में काली और सफ़ेद रोशनी का एक घूमता हुआ मिश्रण बन गया। जैसे जैसे ओडोगा की शक्ति बढ़ती गई, काली और सफ़ेद शक्तियां ताइची की तरह हो गईं। एक अजीब सी शक्ति उन दोनों को पूर्ण संतुलन में बनाए हुए थी। ओडोगा और ज़ीकिंग को अपनी ताकत जुटाते देख दर्शकों को पता चल गया कि अब जो भी होगा वही होगा। उनका आखिरी वार आने वाला था। जिस स्थिति में वे दोनों थे, उसमें इतनी शक्ति उत्पन्न करने का मतलब था कि यह अंतिम हमला होना चाहिए। तुम ताकतवर हो, लेकिन फिर भी मुझसे कमज़ोर हो। अगर तुम जीना चाहते हो तो अब हार मान सकते हो। ओडोगा की मुट्ठी अपनी सारी ऊर्जा को प्रवाहित करते हुए अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच रही थी। डरावनी शक्तियों ने उसके आसपास की हर चीज़ को कंपा दिया था। उसके आसपास के स्थान का आयाम उसकी काली और सफ़ेद शक्तियों के नीचे विकृत और टेढ़ा मेढ़ा सा लग रहा था। मुझे माफ़ करना, पर मुझे डर है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। लगता है मेरी शब्दावली में कुछ शब्द कम पड़ गए हैं, और मुझे लगता है कि आपने अभी जो कहा है वह भी उन्हीं में से एक हो सकता है। ज़ीकिंग की आंखों से खून की धारा बह रही थी। उसकी मुस्कान अजीब थी, और एक चांदी जैसी लौ उसे आगे बढ़ा रही थी। प्रकाश, अंधकार और अराजकता, ये सब मिलकर सबसे स्थिर तत्व हैं जिनकी कोई भी आशा कर सकता है। ये मिलकर नष्ट प्रकाश का निर्माण करते हैं। ये पूरे जीनो ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली ईश्वरीय प्रकाश है। जब ये प्रहार तुम पर पड़ेगा तो तुम बस एक याद बनकर रह जाओगे। सच कहूं तो मैं तुम्हें पसंद करता हूं, और मैं तुम्हें जीवित रहने देना पसंद करूंगा, न कि तुम्हें मार डालूंगा। इसके अलावा अगर तुम नष्ट में शामिल होने का संकल्प लेते हो तो मैं तुम्हें जीतने दूंगा, ओडोगा ने धीरे से कहा। मैं तभी जीत सकता हूं जब मैं अपने रास्ते में आने वाले हर दुश्मन का सफाया कर दूं। मुझे अपना सब कुछ दिखा दो। पीछे मत हटो और आओ और मुझसे लड़ो, ज़ीकिंग ने कहा। उसकी चांदी की लौ किसी ज्वालामुखी के अंतिम उभार की तरह थी जो फटने को तैयार था। अगर तुम मरना चाहते हो तो मर जाओ। ओडोगा की शक्ति फूट पड़ी। उसकी मुट्ठियों का वार ज़ीकिंग पर आकर गिरा। काली और सफ़ेद शक्तियां एक साथ मिल गईं। ऐसा लग रहा था मानो वह ज़ीकिंग की ओर बढ़ते हुए अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है। उस भूनती हुई शक्ति के संपर्क में आने वाली हर चीज़ नष्ट हो जाएगी। उस शक्ति का मात्र आघात ही मीलों तक फैली भूमि को नष्ट करने तथा आकाश को बर्बाद करने के लिए पर्याप्त था। आखिरी ज़ीकिंग के शरीर का कवच उसकी अपनी ही शक्ति के प्रभाव में चकनाचूर हो गया। वह युद्ध के मैदान में नग्न खड़ा था, उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसकी आंखों से खून बह रहा था, और हालांकि वह देख नहीं पा रहा था, फिर भी वह अपने प्रतिद्वंद्वी की स्थिति का अंदाज़ा लगा सकता था। उसका मुक्का उस नष्ट हुए व्यक्ति के दिव्य प्रकाश की ओर बढ़ रहा था। चांदी की मुट्ठी प्रकाश का गोला बन गई। वह काली और सफ़ेद शक्तियों पर एक साथ प्रहार करने के लिए आगे आए। धमाका, ये 2 डरावनी शक्तियां आपस में टकराईं, और नतीजा हाइड्रोजन बम के विस्फोट जैसा था। यह विशाल विस्फोट ऐसा लग रहा था जैसे सूरज एक सुपरनोवा बन रहा हो और अपने आसपास की हर चीज़ को निगल रहा हो। हालांकि यह इतना तेज था कि कोई भी इसके अंदर कुछ भी नहीं देख पा रहा था। जब आखिरकार रोशनी कम हुई तो बस एक विशाल खाई ही बची थी।
उस गहरे गड्ढे के अंदर एक व्यक्ति खड़ा रह गया था। दूसरा व्यक्ति जमीन पर तड़प रहा था, उठने के लिए संघर्ष कर रहा था। जी किंग ने ओडोगा को जमीन से उठने की कोशिश करते देखा। अपने सफ़ेद बालों को पीछे झटकते हुए उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम ताकतवर तो हो पर मुझसे कमज़ोर हो, और चूंकि अब तुम मेरी ताकत समझ गए हो इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वापस जाओ, कुछ 100 साल अभ्यास करो और फिर मेरे पास आओ। शायद तब तक मुझे हराने की तुम्हारी संभावना 0.0001% रह जाएगी। मैं वापस आऊंगा। ओडोगा उठ नहीं सका, उसने अपना कागज़ फाड़ दिया और युद्ध के मैदान से गायब हो गया। मैं अजेय हूँ, चाहे मैं कहीं भी जाऊँ। जी किंग ने अपनी उंगलियां अपने बालों में फिराईं और आयाम के उस कोने से गायब हो गया। वेदना। जैसे ही जी किंग को जेनो बीइंग स्क्रॉल से वापस टेलीपोर्ट किया गया, उसका घायल शरीर ढह गया। जीतने की इच्छाशक्ति और साथ में एड्रेनालाइन ही वो चीज़ें थीं जो उसे आगे बढ़ने में मदद कर रही थीं। जी किंग बहुत ज़्यादा घायल और थके हुए थे, इसलिए वे जीनो रैंक मुकाबलों में आगे नहीं बढ़ पाए, इसलिए उन्हें शीर्ष 8 में जगह मिली। हालांकि उन्हें और ओडोगा को लड़ते देखने वाले दर्शकों का दृढ़ विश्वास था कि इन दोनों में से किसी एक को पहला स्थान मिलना चाहिए था। दुर्भाग्य से दोनों दिग्गज बहुत जल्दी एक दूसरे के सामने आ गए। एक हार गया और बुरी तरह पिट गया, जबकि दूसरा जीत गया लेकिन बुरी तरह पिट गया। रैंकिंग मुकाबलों में कुछ आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए। किंग टियर के चौथे मैच में यिशा वास्तव में हार गईं, जिससे उनके कई प्रशंसक हैरान रह गए। उनका अंतिम स्थान चौथे स्थान पर रहा। हान सेन मुकाबला देखने के लिए वहां नहीं था, इसलिए उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी हार का कारण क्या था। हालांकि उसने जो सुना था उसके अनुसार मुकाबले के दौरान कुछ अजीब हुआ था। हान लिटिल फ्लावर आसानी से अपनी अंतिम लड़ाई में पहुंच गया। उसकी पवित्र शक्तियों ने उसे अंतरिक्ष और समय को नियंत्रित करने की क्षमता दी थी, और कोई भी विस्काउंट युद्ध के मैदान में उसकी इस तकनीक को चुनौती नहीं दे सकता था। हान लिटिल फ्लावर से अधिक शक्तिशाली कोई नहीं था, इसलिए यह बहुत संभव था कि वह अपनी अंतिम लड़ाई पूरी करने के बाद नंबर 1 स्थान हासिल कर लेगा। अगर ईविल आई न होती तो हान सेन पूरे मार्क्विस टियर ब्रैकेट में जीत के लिए पूरी तरह तैयार होता। लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हुआ। ईविल आई के होते हुए हान सेन के जीतने की कोई गारंटी नहीं थी। हान सेन ने ईविल आई की लड़ाइयों को बड़े ध्यान से देखा था। वह आदमी डरावना लग रहा था, लेकिन हान सेन को लगा कि उसमें कुछ गड़बड़ है। असल में वह क्या था, हान सेन समझ नहीं पा रहा था। हान सेन ने यिशा को फ़ोन करके अपनी चिंता जाहिर की। वह उसके नुकसान के बाद उसे दिलासा भी देना चाहता था। मेरी रानी, मैं कुछ ही दिनों में नैरो मून आऊँगा और आपसे मिलूंगा। यिशा अपने लंबे सफ़ेद पैरों को सामने की ओर करके आराम से अपने सिंहासन पर बैठ गई। उसने वीडियो फीड में हान सेन की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, तुम मुझे दिलासा देने वापस आ रहे हो? नहीं, तुम सबसे मजबूत औरत हो। तुम बस चूक गई और बस। हान सेन के दिलासा देने के हुनर में पहले से ही कमी दिख रही थी। यिशा अब भी मुस्कुरा रही थी और उसने हान सेन की तरफ देखा। मेका ने अपनी जीत के बदले में एक बड़ा प्रस्ताव दिया था। अब हमें जो चाहिए वो मिल गया है। क्या तुम्हें सच में लगता था कि मैं हार जाऊंगी? हान सेन इस खुलासे से हैरान था। उसने यिशा से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं की थी। यिशा मुस्कुराती रही और बोली, रिबेट एक उच्च जाति है, लेकिन हम स्काई पैलेस जैसे नहीं हैं। हमारे यहाँ कोई देवता नहीं है। प्रतिस्पर्धी बने रहने के लिए हमें बहुत आगे बढ़ना होगा, इसलिए हमें कुछ त्याग करना पड़ा। बस यही होना था। हान सेन समझ गया कि जीतने की प्रबल इच्छा के बावजूद उसने खुद को हारने दिया था। वह युद्ध में किसी सच्चे दुश्मन से नहीं हारी थी, वह राजनीति से हारी थी। स्काई पैलेस वापस जाओ, ये मामले तुम्हारे लिए चिंता का विषय नहीं है। तुम्हें लेवल बढ़ाना होगा और राजा बनना होगा, तभी तुम ये खेल खेल पाओगे। अभी तो तुम खेल की मेज पर एक अतिरिक्त मोहरा भी नहीं हो, यिशा ने कहा और फिर अचानक फ़ोन रख दिया। हान सेन जानता था कि उसका स्तर अभी भी बहुत कम है। जीन्स की कहानी बहुत कठिन थी और वह बार बार इसे छोड़ देने के बारे में सोच रहा था। वह अपनी बाकी 3 जीन्स कलाओं को राजा के पद तक बढ़ा सकता था। मार्क्विस टियर के लिए आखिरी मुकाबला शुरू होने वाला था और डॉलर और ईविल आई का नाम हर किसी की जुबान पर था। ये दिन का सबसे गर्म विषय था। हालांकि हान सेन ने शक्तिशाली हमले दिखाए थे, ड्रैगन आर्ट ही एकमात्र ऐसा प्रतिद्वंदी था जिसे उसने अपनी असली ताकत से हराया था। लोन बैम्बू के न लड़ने से भी बहुत से लोग निराश हुए थे। ईविल आई का कई जन्मों का रिकॉर्ड बहुत प्रभावशाली था, इसलिए ज़्यादातर लोगों को लगा कि ईविल आई ही इस लड़ाई में जीतेगा। आखिरकार ईविल आई को पहले भी कई बार देवता माना जा चुका था, इसलिए वह चीज़ों को अलग नज़रिए से देखने वाला था। सिर्फ यही बात उसे जीत का सबसे संभावित उम्मीदवार बनाती थी। फिर भी डॉलर के लिए सब कुछ निराशाजनक नहीं था। कई रईसों को अब भी उस पर भरोसा था कि वह विजयी होगा। वे कॉइन से प्यार करते थे। कम से कम अब तक डॉलर ने साबित कर दिया था कि कॉइन किसी भी चीज़ को हरा सकता है। बहुत से लोग उसे पसंद करते थे।
किसी ग्रह पर स्थित एक जुआघर पर एक डर्ट बाइक आकर रुकी। उसे चलाने वाला आदमी अंदर आया और मेज पर एक भारी बैग गिरा दिया। जब कर्मचारियों ने बैग खोला तो उनकी भौहें तन गईं और उनके चेहरों पर गहरी मुस्कान फैल गई। उनमें से एक ने झट से कहा, प्रिय ग्राहक, आप अपना पैसा और भरोसा किस पर लगा रहे हैं? डॉलर के लिए विजयी पूर्वानुमान कैसा दिखता है? आदमी ने पूछा। 1.84, मजदूर ने जवाब दिया। फिर उसने डर्ट बाइक वाले आदमी को अजीब नज़रों से देखा। ज्यादातर लोगों का मानना था कि ईविल आई जीतेगी, इसलिए उसके हारने की कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती थी। किसी ने भी डॉलर पर दांव नहीं लगाया। मैं शर्त लगाता हूं कि डॉलर जीतेगा, आदमी ने अपना धूप का चश्मा ठीक करते हुए कहा। अगर वह आदमी मुफ्त में एक बोरी पैसे देने को तैयार होता तो कोई भी मजदूर उसे मना नहीं करता। मजदूर पैसे निकाल लेता और उस आदमी को रसीद दे देता। बेवकूफ़, उसने अपना सारा पैसा डॉलर जीतने पर लगा दिया। पूरी दुनिया जानती है कि बुरी नज़र नहीं हारेगी, मोटरसाइकिल वाले आदमी को जाते देख मजदूर ने कहा। वांग युहांग ने रसीद को सुरक्षित रूप से अपनी जेब में रख लिया और आनंदपूर्वक एक अज्ञात शिकार क्षेत्र की ओर चल पड़ा। जब अंतिम लड़ाई शुरू हुई तो सभी लोग उसे देख पा रहे थे। केवल 2 अन्य प्राणी अभी भी अपनी अपनी लड़ाई में लगे हुए थे। पहले सबसे प्रसिद्ध और ज़्यादा लोगों द्वारा देखी जाने वाली लड़ाइयाँ हमेशा किंग श्रेणी में होती थीं। लेकिन इस साल चीज़ें अलग थीं। इस बार मार्कीज और विस्काउंट्स, खासकर मार्कीज, ने काफ़ी ध्यान आकर्षित किया था। डॉलर और ईविल आई की वजह से उस श्रेणी की लड़ाइयों को किंग श्रेणी की लड़ाइयों से ज़्यादा ध्यान मिला। विस्काउंट श्रेणी को लिटिल फ्लावर की वजह से ही इतना ध्यान मिला और किसी और चीज़ की नहीं। लेकिन फिर भी उसकी लड़ाइयों में देखने लायक कुछ खास नहीं था। ऐसा नहीं था कि लोगों को यकीन हो कि कोई और विस्काउंट लिटिल फ्लावर को हरा सकता है जिसके पास पवित्र शक्तियां थीं। ये शुरू होने वाला है। मुझे आश्चर्य है कि डॉलर ईविल आई के सामने कितनी देर टिक पाएगा। ड्रैगन 8 और ड्रैगन 9 उत्सुकता से जेनो बीइंग स्क्रॉल की चमक देख रहे थे। उनका ध्यान मार्क्विस की अंतिम लड़ाई के मैदान पर केंद्रित था। अगर भाई बांस गायब नहीं हुआ होता तो वह बुरी नज़र से जूझ रहा होता। आकाश महल में 1000 पंख वाला सारस आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। अब सबका ध्यान उस लड़ाई पर था और शोध संगठनों का तो यह और भी ज्यादा सच था। उन्हें कॉइन और ईविल आई में बहुत दिलचस्पी थी। देवता माने गए कुलीन लोग भी हमेशा के लिए जीवित नहीं रह सकते, लेकिन ईविल आई का बार बार पुनर्जन्म हुआ था। हर कोई उसकी अमरता का राज जानना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि डॉलर यथासंभव लंबे समय तक जीवित रहेगा और बुरी नज़र से छिपे रहस्यों को उजागर करेगा। स्काईपाथ गार्डन का नेता जेनो बीइंग स्क्रॉल को उत्सुकता से देख रहा था। एक शोधकर्ता ने कहा, सिक्के और बुरी नज़र के रहस्यों के बीच आज हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा। मैं ईविल आई के पुनर्जन्म का रहस्य देखना चाहता हूं, स्काईपाथ गार्डन के नेता ने ठंडे स्वर में दोहराया। लाइक अ माइगमेंट फिस्ट, मुझे इन प्रस्तावना अध्यायों से नफरत है। उफ, लगता है आज रात तक इंतजार करना पड़ेगा। अध्याय के लिए शुक्रिया, लगता है मैं पहली बार हूं। कांसे के स्क्रॉल की सतह चमक उठी, जिसमें रेगिस्तान के टीलों के बीच 2 योद्धा दिखाई दे रहे थे। एक ने सोने का कवच पहना हुआ था जबकि दूसरे ने सफ़ेद और बैंगनी रंग का कवच पहना हुआ था। उनके शरीर का आकार काफ़ी मिलता जुलता था। बस अब शुरू होने वाला है। सभी ने अपने दिलों में बड़ी राहत महसूस की। लोन बैम्बू के न आने के बाद कई रईसों को डर था कि कहीं यही समस्या आने वाले फिनाले में भी न आ जाए। ईविल आई ने हान सेन को बड़ी दिलचस्पी से देखा और पूछा, आप वास्तव में किस जाति से हैं? इंसान, हान सेन ने शांति से जवाब दिया। उसने सीधे ईविल आई की तरफ देखा। वह आदमी अथाह अंधकार में घिरा हुआ था, लेकिन किसी तरह हान सेन को उस आदमी को देखते ही एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। और जब उसने करीब से देखा तो यह अनुभूति और भी प्रबल हो गई। तुम सच में इंसान हो, ये नाम तो अच्छा है, लगता है। ईविल आई ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया। हान सेन ने उसकी बात सुनी, पर उसे समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब है। ईविल आई भी इसे समझाने की सोच ही नहीं रहा था। उसने हान सेन की तरफ देखा, मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा सिक्का बहुत मज़ेदार है। अगर मैं इसे देख लूं तो क्या तुम्हें कोई आपत्ति होगी? जैसी तुम्हारी मर्जी। हान सेन ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी 2 उंगलियां आपस में मिला दीं। फिर उसने बुरी नज़र की दिशा में हाथ फेरा। एक सिक्का प्रकट हुआ और वह बिजली की गति से ईविल आई की ओर चला गया। दुष्ट नेत्र ने आते हुए सिक्के को चकमा देने या उसे ईश्वरीय प्रकाश से दूर धकेलने की कोई कोशिश नहीं की। इसके बजाय उसने आते हुए सिक्के को अपने दाहिने हाथ की हथेली से पकड़ लिया। पैट, सिक्का ईविल आई के हाथ में चिपक गया। उसका शरीर डूबने लगा, उसके पैर रेत में थोड़े धंस गए। कितना शक्तिशाली सिक्का है! इसमें न सिर्फ दुश्मन को दबाने की क्षमता है, बल्कि यह सील भी कर सकता है। यह एक देवतुल्य श्रेणी की जीनोकला बन सकती है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऐसी कोई जीनोकला सदियों से मेरे अस्तित्व से अनजान रही है। ईविल आई ने सिक्के को अच्छी तरह देखने के लिए अपना हाथ पास लाया।
उसे उस वस्तु में सच्ची दिलचस्पी लग रही थी। ईविल आई को पता था कि कॉइन की दमनकारी और सील करने की शक्तियां बहुत प्रबल हैं, और बाकी सभी को भी। लेकिन उसे कॉइन को अपने ऊपर गिरने देना था ताकि वह उस पर ठीक से शोध कर सके। अगर किसी और ने ऐसा कुछ किया होता तो वह बेहद लापरवाह लगता। लेकिन मुकाबला देख रहे लोगों को ईविल आई का ये करना दुनिया की सबसे स्वाभाविक बात लगी। क्या अजीब जीनो आर्ट है। ये भारी है, ये हवा रोकती है, ये दबाती है, और कोई अजीब शक्ति है। ईविल आई ने मन ही मन बुदबुदाया। फिर उसने अपनी एक और उंगली सिक्के पर रख दी। उसने अपनी पकड़ और मजबूत की और सिक्का उसकी मुट्ठी में कुचल गया। दर्शक स्तब्ध होकर देख रहे थे। वह सिक्का जिसे अविनाशी माना जाता था, जिसने ड्रैगन आर्ट को दबाकर हरा दिया था, बुरी नज़र से चकनाचूर हो गया था। ऐसा लग रहा था कि उस पर इसका कोई असर नहीं हुआ। बुरी नज़र वाकई अछूत है। उस पर तो सिक्का भी काम नहीं करता। ये देखना वाकई बहुत डरावना है। वो इतने सालों से जिंदा है, ये आदमी तो भगवान है। आखिर सिक्का बेकार है। अब जब ये बात निकल गई है तो मुझे लगता है कि डॉलर ने ये लड़ाई जीतने के सारे मौके खो दिए हैं। लगता है अब देखने को कुछ नहीं बचा। कॉइन नाम का वो सबसे मजबूत हुनर ईविल आई के हाथों टूट गया। कोई कैसे उम्मीद कर सकता है कि ये तथाकथित लड़ाई जारी रहेगी। बुरी नज़र सचमुच बहुत डरावनी है। ईविल आई द्वारा सिक्के को लापरवाही से तोड़ने पर सभी हैरान थे, तभी ईविल आई अचानक हिल गया। हालांकि वह हान सेन पर हमला करने के लिए नहीं हिला। उसने सिक्के के टुकड़ों को हवा में उछाल दिया और उन्हें अपने सामने मंडराने लगा। फिर ईविल आई ने अपनी उंगलियां हिलाईं। टुकड़े बैंगनी रोशनी से ढक गए और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में टूटने लगे। उस बैंगनी रोशनी की चमक में नहाया हुआ सिक्का सोने की धूल में बदल गया। सोने के कण बुरी नज़र के सामने तैरने लगे। तुम्हारा सिक्का सही नहीं है। मैं एक समय ड्रैगन में से एक था और उनके साथ बिताए समय में मैं उनकी ड्रैगन सील सीख पाया। मैं खाली लोगों में से भी एक था। उनके साथ मैंने शून्य सीखा। और किसी और समय में मैं नष्ट लोगों में से था। उन्हीं के साथ मैंने निषेध करना सीखा। इसमें बुद्ध के रूप में बिताए समय को भूलना नहीं है। दुष्ट आंख अपनी उंगलियां हिलाते हुए खुद से बात करती हुई प्रतीत हुई। हालांकि उन उंगलियों के चारों ओर सोने की धूल जमा हो गई, जिससे मूल आकार फिर से बन गया। एक नया सिक्का बनाया गया था, लेकिन ये हान सेन द्वारा बनाए गए सिक्के से थोड़ा अलग था। सिक्के और संख्या के अलावा उस पर बैंगनी रंग की नक्काशी भी थी। वे फूलों की याद दिला रही थीं। ईविल आई ने अपना बनाया हुआ नया सिक्का दिखाया। वह किसी कलाकृति जैसा था। वह उसे देखकर मुस्कुराया। डॉलर, इसके बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? ईविल आई ने उंगली हिलाने से ठीक पहले कहा। उसने लेज़र बीम की गति से संशोधित सिक्के को सीधे हान सेन की ओर उछाल दिया। सभी दर्शक स्तब्ध थे। दुश्मन की जीनो कला को नष्ट करना और फिर लड़ाई के बीच में उसे संशोधित करना, ऐसा तो कोई देवता ही कर सकता था। बेशक ये भी हो सकता था कि दुष्ट आंख इस लड़ाई को असली युद्ध ही न समझ रही हो सकता है कि उसे कॉइन के बारे में जानने की उत्सुकता हो। घिनौना, ईविल आई जैसे आदमी को तो जेनो बीइंग स्क्रॉल में शामिल होने से भी मना कर देना चाहिए। दूसरी नस्लें तो इसकी तुलना में कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसा कैसे हो सकता है? नियम होने चाहिए और यह उनके खिलाफ होना चाहिए। भाड़ में जाओ। बुरी नज़र के आगे कोई भी जीनोकला रहस्य में नहीं छुपी रह सकती। उस आदमी ने इतने सालों में कई जातियों में पुनर्जन्म लिया है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि उसने असल में कितनी जीनोकलाएं सीखी हैं। वह भगवान है। जब सब इस सदमे से स्तब्ध थे, हान सेन ने बिल्कुल ईविल आई जैसी प्रतिक्रिया दी। उसने सिक्के को रोकने या मोड़ने की कोई कोशिश नहीं की। उसने बस अपने दाहिने हाथ से उसे पकड़ लिया। धमाका। जब हान सेन ने सिक्का पकड़ा तो 1 किलोमीटर के दायरे में रेत हिल गई। वह इलाका आधा मीटर धंस गया। ईविल आई ने हान सेन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है ये तुम्हारा सिक्का हो, लेकिन तुम्हें इसे इतनी खुशी से हथियाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। अब ये मेरा है। डॉलर बहुत भावुक है। उसे इसे वापस लेने की कोशिश नहीं करनी चाहिए थी। अरे नहीं, डॉलर को सिक्कों ने दबा दिया है। क्या हमारा सारा उत्साह यहीं खत्म हो जाएगा? ऐसा लगता है कि ईविल आई के संशोधनों के बाद कॉइन की दमन शक्ति एक बीमार स्तर तक बढ़ गई है। ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। इसके खिलाफ जीत की कोई उम्मीद नहीं है। सब लोग सदमे में थे। स्काईपाथ गार्डन का नेता भी उदास दिख रहा था और उसने कहा, हम ऐसा कुछ नहीं देख सकते। ईविल आई जैसे लोगों को मार्क्विस के युद्ध क्षेत्र में कभी नहीं देखा जाना चाहिए। ईविल आई हान सेन को देखकर मुस्कुराता रहा। उसका चेहरा थोड़ा कठोर हो गया था, लेकिन उसने उसे अपनी जगह पर बनाए रखा। हालांकि ईविल आई ही अकेला हैरान नहीं था। दर्शकों ने देखा कि डॉलर ने अपने दूसरे हाथ से उस सिक्के को कुचल दिया जिसे ईविल आई ने बनाया, संशोधित किया और चलाया था। दिलचस्प बदलाव है, लेकिन यह आपके द्वारा प्रस्तावित शक्तियों को संयोजित करने के लिए बहुत कठोर है। हालांकि ये देखने में ज़्यादा मजबूत लग सकता है, लेकिन इसमें मूल वाला अर्थ और एहसास नहीं है। हान सेन ने सिक्के को दबाते हुए ठंडे स्वर में कहा। ओह,
तो तुम्हें नहीं लगता कि यह अच्छा है? तो फिर मुझे दिखाओ कि मैं इसे सख्त होने से कैसे बचा सकता हूँ। ईविल आई की भौहें ऊपर उठ गईं। हान सेन ने कोई जवाब नहीं दिया। सबके देखते देखते उसने अपना सिक्का हवा में उछाल दिया और फिर अपनी उंगली हिलाकर उसमें सुनहरी रोशनी भर दी।